जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, आप सब ठीक हैं? अच्छा, तो आज हम मॉड्यूल नंबर 9 जो है ना वो इसके शॉर्ट नोट्स करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरे का पूरा मॉड्यूल। इसमें कैलकुलेशंस हैं, इसमें एमसीक्यूज़ हैं, इसमें शॉर्ट हैं। काफ़ी जो है ना वो ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसी वो मतलब मॉड्यूल रहने वाला है, ठीक है? एमसीक्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें से आ रही हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, गौर से सुनना है, गौर से पढ़ना है साथ साथ, ठीक है? जो चीज़ें समझाऊँ वो फोकस करनी है सारी चीज़ों को, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 163 और कैपिटल बजटिंग जो है ना वो इसका नाम है। दरअसल कैपिटल बजटिंग जो है ना वो रिलेट करती है विद द परचेज ऑफ लार्ज एसेट्स। यानी जो बड़े एसेट होते हैं ना जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी अमाउंट में हमने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने होते हैं, ठीक है? और बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हमारे एसेट के अंदर लग रही होती है या हम लगाने जा रहे होते हैं, और जिनका दौरानिया होता है वो हमारी कंपनी की लाइफ के साथ जो है वो चल रहा होता है, और काफ़ी मतलब कि ना सालों तक की ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो वहाँ पे जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे के लिए हम एक बजट बनाते हैं, और उस पैसे की जो बजट है ना उसको सही तरीके से जो है वो हम लगाने के लिए कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। उन टेक्निक्स के थ्रू हम ये जज करते हैं कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो कहते हैं कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, यानी कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, आर दी फंड्स, वो फंड होते हैं यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं बाई या कंपनी के दीवारे टू एक्वायर, के वो एक्वायर करते हैं, लेके आते हैं, नई लगाना चाहते हैं, या फिर वो अपग्रेड करना चाहते हैं, एंड या फिर मेंटेन करते हैं, और अपने फिज़िकल एसेट को जैसा कि प्रॉपर्टी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, टेक्नोलॉजी है, या फिर इक्विपमेंट्स जो है ना, इन सारी चीज़ों को जो कि फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं, इनकी तब्दीली, उनको अपग्रेड करना, उनको मेंटेन रखना जो है, इस चीज़ के ऊपर जो आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो वो कैपिटल बजटिंग कहलाती है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी बड़ा, कैपिटल का मतलब बड़ा, सरमाए का एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, इसके ऊपर काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है वो हमारी अमाउंट लगती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ आफ्टर यूज्ड, ऑफन यूज, सॉरी, कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे समझ भी नहीं आती ना आफ्टर या ऑफन कैसे लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग भी थोड़ी इस तरह से है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना इज़ है ऑफन, अक्सर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है टू अंडरटेक, क्या करने के लिए? अंडरटेक करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को, ठीक है? यानी कि नया प्रोजेक्ट आप लेना चाह रहे हो या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, बाय या कंपनी के तौर पे प्लानिंग करते हो आप ऑफ की, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो प्लानिंग कर रहे होते हो ना आप, यानी कि आपका एक बड़े एसेट को जो है वो उसको अंडरटेक करना, एक नए प्रोजेक्ट को, या फिर इन्वेस्ट करना एक कंपनी का जो है वो उस प्लानिंग का नाम जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इज़ है कॉल्ड कहलाता है कैपिटल बजटिंग। बजट का मुराद क्या है भला? कि प्लान, उस कैपिटल यानी सरमाए का प्लान जो है ना वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है दरअसल, ठीक है? अब वो कहते हैं कैपिटल बजटिंग जो है ना, अब वो कह सकते हैं मरूज़ी में कि जो बजटिंग बजट है उससे मुराद क्या है? प्लान है, ठीक है? फ्यूचर कोई और बता वो लगा देगा, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या है? कोई ऐसे ही प्लान की जगह पे कोई और चीज़ें डाल देगा, ठीक है? आइडिया है, प्लान है, ये इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के वो यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ बना सकता है। फिर वो ये भी अमरूज़ी डाल सकता है कि जो कैपिटल बजटिंग है ना वो इज़ है परफॉर्म्ड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग, ठीक है? टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, इनमें से सारी चीज़ें कोई सी 3 लेके एक कोई बाहर से डाल देगा। फॉर क्रिकेट ग्राउंड, ये इस तरह का कोई डाल देगा, तो आप लोग क्या करोगे फिर? तो इस तरह से जो है ना ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है एक बिज़नेस के अंदर जो कि अंडरटेक किया जाता है टू एवेलुएट पोटेंशियल मेजर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना उस चीज़ का नाम, एवेलुएशन का नाम जो है वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है। अभी इसका सबसे पहले तो ये है कि उसका कंसेप्ट क्या है जी, कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट क्या है, क्यों ये की जाती है, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ठीक है? उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हो, और जब टेक्निक्स यूज़ करते हो तो फिर उसका जो जवाब आता है, उस जवाब का क्या जो है वो रद्द-ए-अमल होता है आपके लिए, आपकी नज़र में? उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट का जवाब अगर यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, इक्वल टू है, तो आप लोग उसको चूज़ करोगे, नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है? उसके बाद कुछ जो है वो ये सारी की सारी जो आपने टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है?
उन टेक्निक्स के अंदर आपने क्या लेना है, क्या आप जो है वो कैश फ्लो लोगे, पैसा लोगे, वो जो जो आ रहा होगा कंपनी में या जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कैश फ्लो की बेस के ऊपर सारी की सारी चीज़ जो है वो कैपिटल बजटिंग कर रहे होते हो। एग्जैक्ट जो कैश फ्लो है ना, उसके अंदर आपकी जो कैश की अमाउंट होती है ना, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आया, उस कंपनी के अंदर मौजूद जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद मशीनरी थी वो इतने साल चली, उससे इतना पैसा आया, इतने की वो ख़रीदी थी, पैसा गया, ठीक है। और आखिर में जब उसको हमने मशीन को उखाड़ के बाहर बेचा, कहीं भी किसी भी चीज़ को एज़ अ ख़ाम माल के तौर पे, तो वो इतने का गया, इतने का उससे पैसा आया। सारी चीज़ों को हम जो है वो कैश फ्लो की बेस के ऊपर देखेंगे। वो कहता है द होल प्रोसेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो इज़ है रिलेटेड टू द कैश फ्लो नॉट प्रॉफिट। वो कहता है जो ये आपका पूरे का पूरा कैपिटल बजटिंग आप करते हो ना, इसका प्रोसेस बेस करता है आपके कैश फ्लो के ऊपर, ना कि प्रॉफिट। रिलेट करता है, रिलेटेड टू दी कैश फ्लोज के रिलेटेड होता है, नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट के रिलेटेड नहीं होता। कहता है कैश फ्लो इज़ दी एक्चुअल इनफ्लो होती है। कैश फ्लो से मुराद दरअसल पैसे का असल जो है वो इनफ्लो यानी पैसे का आना, और आउटफ्लो पैसे का जाना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट। कहता है ये मैनिपुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेयर एज जबकि प्रॉफिट जो है ना वो कैन बी मैनिपुलेटेड, और प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो कहता है ये जो आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको इस्तेमाल करना ना, वो आपके लिए वो कहता है पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब प्रॉफिट का तो ये है कि आपको ना देख के सिंपली आप बता देते हो कि ये चीज़ बड़ी है, ये कम है। अगर ये एक्सपेंस था जो कम है और जो आया है वो ज़्यादा है, तो आप कहोगे सिंपली प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअल जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, वो आप जब निकालते हो तो उस चीज़ की आप मैनिपुलेशन नहीं बता सकते कि ये इतना पैसा आया गया है, क्या इसमें से अभी भी देना है, नहीं देना, तो ये मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है जी कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर ना सबसे पहले है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, कि आप कौन-कौन सी जो टेक्निक्स है ना, तरीक़ाकार है वो यूज़ करोगे उस कैपिटल बजटिंग करने के लिए, कि आप अच्छा डिसीजन ले सको, एक बहुत बड़े फ़िक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए या करते वक़्त। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं आर कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहलाते हैं। जिसका मतलब है कि इनके अंदर ना आपने आपका जो पैसा गया होता है ना, अब उस चीज़ के लगने के बाद जो पैसा आपने उसको ख़रीदते वक़्त दे दिया, मिसाल के तौर पे फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी मशीनरी ला के लगाई है आप लोगों ने, एक इंजन लगा हुआ है जो कि आपका कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस इंजन को लेते वक़्त आपने 20 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। अब वो आके लग गया और उससे पैसे आना शुरू हो गया। वो जो पैसे आ रहे होंगे ना, वो तो दरअसल फ्यूचर वाली जो डेज़ होंगे उनके अंदर आने हैं। उन्होंने तो कई 15-10 साल आते रहना है, 20 साल, हो सकता है इससे भी ज़्यादा साल। तो जब तक वो आते रहेंगे तो उस वक़्त तक हम वेट करके ये तो नहीं कर सकते कि हम अभी जो है उसको लगा लेते हैं, पैसे नहीं देते और फिर बताएँगे कि ये हमने चूज़ करना है, नहीं। नहीं, आप उसके आने वाले जो कैश इनफ्लो है ना हमारे पास फ्यूचर का, उसकी आप प्रेज़ेंट यानी आज की जो वैल्यूज़ है ना, उनकी एस्टिमेशन लगाते हो। एस्टिमेशन लफ़्ज़ मैंने यूज़ किया है कि आप उसकी कैश इनफ्लो, आउटफ्लो और उसकी जो टर्मिनल कैश फ्लो होगी ना, उसकी एस्टिमेशन लगा के सारा कुछ जो है ये, फिर आप देखोगे कि ये प्रोजेक्ट हमें क्या कुछ देगा। ये कंपनी के अंदर लगी हुई मशीनरी जिस पे हमने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो कितने अरसे के अंदर जो है वो हमें इतनी अमाउंट वो देगा, ठीक है, जो हमारा उस प्रोजेक्ट पे हमने लगाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इस तरह का जो मेथड होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ की कैश इनफ्लो जो हो रही है उसकी फ्यूचर वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके, आज की डेट में मालूम करके डिसीजन लेते हो, ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और इसके अंदर ना ये सारी की सारी टेक्निक्स इसको यूज़ करती हैं, इस मेथड को, कैश फ्लो मेथड को। लेकिन जो पे बैक पीरियड है ना, वो इसको यूज़ नहीं करता। अब मगर आप ये कह सकते हो कि इसको भी हम मतलब कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, यानी बगैर कैश फ्लो मेथड जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ किए भी आप पे बैक पीरियड मालूम कर सकते हो, और कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को यूज़ करके भी आप जो है वो मालूम कर सकते हो। तो इन दिस मेथड, ये जो कैश फ्लो में ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है ना, ये हमने वो प्रेजेंट वैल्यू वाले फार्मूले जो थे ना, टीवीएम यानी कि, हाँ पे वो वाले, सॉरी, जो हमने एक वो नहीं पढ़ा था, थर्ड मॉड्यूल पढ़ा था जो,
ठीक है, उसके अंदर भी हमने ये मेथड पढ़े थे कि डिस्काउंटेड अमाउंट मालूम की जाती है कि फ्यूचर वाली जो आपकी कैश इनफ्लोज हो रही है ना फ्यूचर अमाउंट की, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का तरीका है कार। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी टीवीएम के अंदर हमने सारे का सारा पढ़े थे मेथड। तो उसके बाद वो कहता है इन दिस मेथड, और वही फार्मूला लगेगा जो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला हमने टीवीएम के अंदर पढ़ा था, यानी पी वी इज इक्वल टू एफ वी फ्यूचर वैल्यू बटा 1 + r⁴ n। उसके बाद वो कहते हैं इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना कैश फ्लोज की, ऑफ की कैश फ्लोज की, वो कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले है जी पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड वो कहता है कि इनिशियली यानी शुरू के अंदर इन इट्स रॉ रूड फॉर्म के अंदर इज़ नॉट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उसने कि मदरजा झैल में से वो आ सकता है कि कौन सी टेक्निक्स जो है वो रूड मानी जाती है कि वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो यूज़ नहीं करती इनिशियली यानी इब्तदाई तौर पे। यानी कि एक नज़रिया ये है कि ये यूज़ नहीं करती और वाकई नहीं करती, बगैर आप जो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला यूज़ किए भी इसकी डिस्काउंटेड जो है ना यानी कि जो पे बैक पीरियड होता है ना वो मालूम कर सकते हो। इसके अंदर आप पे बैक पीरियड जो है वो इनिशियल यूज़ नहीं करते, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सॉरी। ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का तरीका इसमें नहीं लगता। इन इट्स रॉन्ग रूड फॉर्म इज़ नॉट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये कोई कैश फ्लो मेथड नहीं है। वो कहता है वी हम प्रोसीड करते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, हम कैलकुलेटिंग किए बगैर प्रेजेंट वैल्यू बगैर कैलकुलेट किए ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और हम पे बैक पीरियड मालूम कर लेते हैं। वी कैन कन्वर्ट पे बैक पीरियड को इन डिस्काउंटेड वर्जन के अंदर एंड अप्लाई इट। हाँ, ये है कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि आप लोग जो है वो डिस्काउंटेड जो है वो उसके वर्जन के अंदर यानी उस तरीके के ज़रिए भी आप पे बैक पीरियड मालूम कर सकते हो। अप्लाइंग इट, इसको अप्लाई करके पे बैक पीरियड जो है वो स्टेट बयान करता है दैट के इन हाउ मैनी ईयर्स वी विल बी एबल टू रिकवर आवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। दरअसल वो कहता है कि पे बैक पीरियड हमें ये बताता है कि कितने दिनों के अंदर हम अपनी ओरिजिनल इन्वेस्ट की हुई अमाउंट को दोबारा से जो है वो रिकवर करने के काबिल हो जाएंगे। ये जो तादाद है ना सालों की, दिनों की, हफ्तों की, महीनों की, घंटों की, सेकंड्स की, कि कितने सेकंड में, कितने दिनों में, कितने सालों में, कितने महीनों में हम अपनी उस फैक्ट्री के अंदर लगी हुई जो मशीनरी है उस मशीनरी की अमाउंट वो हमें लौटा देगी। ठीक है, दैट वी आर पुटिंग इन अ सर्टन प्रोजेक्ट, जिसको हमने ख़ास प्रोजेक्ट में लगाया होता है। वो कहता है द टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड, अब वो जो टाइम पीरियड होता है ना उसको आप पे बैक पीरियड कहते हो। अब दूसरी जो टेक्निक्स है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वी डिडक्ट इनफ्लोज वी गेट आ नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो कहता है जब हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेते हैं ना फ्यूचर की आने वाले कैश इनफ्लोज की, तो उसमें से हमने माइनस कर देना होता है आउटफ्लो जो हुई थी हमारी, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी ना आपने उस गाड़ी उस फैक्ट्री के अंदर लगी मशीनरी की कीमत पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक मशीनरी है वो थी 10 लाख की। अब वो हर साल जो मुझे है ना वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपया दे रही है। तो अगर वो मुझे कहा जाए कि आप लोग जो है ना वो इन 1 1 लाख जो एक साल पहले साल दूसरे साल तीसरे साल पाँचवें साल आया है, इनका जो है ना इसका मतलब ये हमारे पास कैश इनफ्लोज हो रही है फ्यूचर अमाउंट की। अब इनको इसका वो कहे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितनी है उसकी गाड़ी की। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी गाड़ी की जो 10 लाख कीमत उसने दी थी ना वो तो होगी आउटफ्लो, जिसको हम कहते हैं इनिशियल आउटफ्लो, या हम उसको इन्वेस्टेड अमाउंट या इन्वेस्टेड के आउट कैश फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर तक फॉर एग्जांपल लाख 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 रुपया आया है ना, अब उस एक एक लाख की हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि पी वी इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बटा 1 + r। यहाँ पे आर से मुराद है कोई ना कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, और जो एन है ना वो आपको पहले साल के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, ये 10वें साल के लिए 10 हो जाएगी, और ऊपर जो है ना वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू जो कि एक एक लाख रुपए जो आ रहा है वो हमारा एज अ फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्रेजेंट वैल्यूज़ जब निकाल लेंगे तो उनका मजमूआ जो होगा सारे का सारा, ठीक है, यानी फ्यूचर वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यूज़ का मजमूआ, उसमें से हम अब माइनस कर देंगे अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को, यानी कि इनिशियल जो कैश आउटफ्लो हुआ था ना उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आ जाता है। अब वो कहता है ड्यूरिंग द यूज़फुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की यूज़फुल लाइफ के दौरान, सॉरी ये दूसरा पढ़ता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू।
आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम डिडक्ट कर देते हैं अपने इनफ्लोज़ को आउटफ्लो में से, और एक नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें हासिल हो जाती है। वही हम कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो कंसिडर करते हैं, यानी कि हम वो टाइम वैल्यू मनी के अंदर मौजूद वो जो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला था ना, उसके ज़रिए हम डिस्काउंटेड मेथड यानी कैश फ्लो जो है ना वो यूज़ करते हुए, यानी प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला यूज़ करते हुए हम उसकी इनफ्लोज़ की जो अमाउंट आ रही है ना वो एग्जैक्ट मालूम करके उनका मजमूआ माइनस कर देते हैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी वो 10 लाख रुपया हमने शुरू के अंदर जो है वो आउटफ्लो गई थी जो कि उसको ख़रीदते वक्त। अब वो कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो कहता है ड्यूरिंग द यूज़फुल लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की यूज़फुल लाइफ के दौरान वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, हम एक रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं उस प्रोजेक्ट का जिस जो हमने अर्न करना होता है उससे। तो रेट ऑफ रिटर्न दरअसल हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मुराद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर आज मैंने एक जगह पे कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्ट की हुई है, मुझे वहाँ से डेली जो है ना वो 100 रुपये आ रहा है। तो अगर मैं कहीं और जगह पे जाके उसको इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मुझे एक 100 रुपये जो पहले मैंने छोड़ा है ना वो मेरी मौका था मेरे पास कि वो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ के अब आगे जब भी कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो मैं कम से कम वो जो अपॉर्चुनिटी को जो पहले गेन कर रहा था उससे ज़्यादा अमाउंट को एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये जो होती है ना कम से कम जो मौका एक जगह पे आपको मिल के आप वहाँ से अर्निंग कर रहे होते हो, वो आपका एक एटलीस्ट जो है ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि ये तो मैं पहले भी लेता रहा हूँ। अब जो मुझे कहीं भी कोई चीज़ मिलेगी तो वो मुझे इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो वो जो पहले ले रहे थे वो एक मार्केट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मौजूद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जहाँ पे आप इज़िली जाके अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ₹10 ₹10 या 100 हर जगह पे जाके वो कमा सकते हो। ये एक जनरल आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। वो कहता है हाउ मच वी वांट टू अर्न, हम कितना कमाना चाहते हैं। सेवर्स आर बेंचमार्क्स, इस चीज़ के ऊपर ना वो कहता है सेवरल्स यानी बहुत सारे जो है वो क्या है बेंचमार्क्स मौजूद है कि हम इस चीज़ को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वो कहता है कंपैरिजन ऑफ आईआरआर, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसका कंपैरिजन द प्रोजेक्ट विल अर्न एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो आर होता है ना ये वो है जो हमने हमें प्रोजेक्ट ने देना होता है, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना वो होता है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो व्हाट वी वांट टू अर्न, हम क्या अर्न करना चाहते हैं, वी मेक डिसीजन, हम ये फैसला करते हैं कि अगर आईआरआर ग्रेटर देन हो रिक्वायर्ड रेट से, यानी कि जो मशीन हमें दे रही है ना अपनी प्रोडक्शन वो 10% है, ठीक, और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है, तो हम क्या करते हैं हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। या एट लीस्ट मशीन हमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रही है ना उसका वो आर कहलाता है। और अगर वो बराबर हो जाए हमारे वाले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी मशीन हमें 10% कमा के दे रही थी और हम जो है उससे 10% ही तवक्का कर रहे थे, तो भी हम जो है वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जब भी कम हो जाएगा ना तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दरअसल जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना वो वेरिएशन होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू की, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना एब्सोल्यूट टर्म में होता है हमेशा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो रिलेटिव मैयर है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था ना वो मैंने बताया कि फ्यूचर की आने वाली जो सारी की सारी वैल्यूज़ थी ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनका मजमूआ माइनस कर देते हो आप इनिशियल आउटफ्लो यानी इन्वेस्टेड अमाउंट में से। तो वो तो एक जो है ना वो कहता है एब्सोल्यूट अमाउंट आ जाएगी 10 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख 3,313 रुपये, इस तरह से एक अमाउंट आ जाएगी। लेकिन वो कहता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना वो रिलेटिव मैयर है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारा दरअसल रेशो का नाम है। किस चीज़ की रेशो, वो दोनों चीज़ें जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू में माइनस की थी ना, कि यानी कि प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ मतलब कि फ्यूचर कैश फ्लोज़ की प्रेजेंट वैल्यूज़ का मजमूआ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये जो दोनों माइनस की थे ना प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दरअसल ये दोनों तकसीम हो जाएंगी। तो क्या कैसे तकसीम होंगी कि ऊपर हम रख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही हैं हमारे पास फ्यूचर की, उनका मजमूआ बटा हम कर देंगे इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। तो अगर उन दोनों को हम बटे में करेंगे तो हमारे पास 1.3 1.2 0.3 0.2 1.9 2.7 इस तरह का एक जो है वो
रिलेटिव हमारे पास आंसर आएगा, उस रिलेटिव आंसर के ऊपर हम कुछ डिसीजन करेंगे, उनको मज़ीद हम आगे देखेंगे। ये अब आ गया जी कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो जब की जाती है ना, तो ये याद रखना है, एस्टिमेशन होती है उसके अंदर कैश फ्लोज़ की। आप कैश फ्लोज़ की एस्टिमेट लगाते हो, उसकी एक जो है वो एस्टिमेशन लगाते हो आप लोग, ठीक है? सबसे पहले होता है कि इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी कि इब्तदाई तौर पे पैसा जाता है जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ख़रीदना होता है। कोई फैक्ट्री के अंदर लगी हुई मशीनरी ख़रीदनी है, तो इनिशियली आपका कैश आउटफ्लो होगा, यानी पैसा जाएगा। अब वो कहता है कि प्राइस वी आर पेइंग फॉर परचेजिंग, जब हम नए प्रोजेक्ट को, प्लांट को या इक्विपमेंट्स को ख़रीदते हैं तो उस वक्त हमारी प्राइस पे करते हैं। वो कहता है एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो डेली गवर्नमेंट जो ड्यूटी होती है, वो कहता है, और गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह होते हैं, वो भी आप पे करते हो, तो वो भी आपका कैश आउटफ्लो होता है। अब आ गया इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, यानी कि जब आपने पैसा लगा दिया, आपने वो चीज़ जो फैक्ट्री के अंदर लगनी थी, आपकी एक बहुत बड़ी मशीनरी, उसके ऊपर पैसा लगा दिया, अब आपने उसको ला के लगा देना है, हमारे उसके अंदर लगा देना है, ठीक है? कंपनी में, फैक्ट्री में वो लगा दी। जब उसको लगा देते हो आप लोग, तो अब वो क्या करती है, अब वो इंक्रीमेंटल का मतलब है बढ़ती हुई, यानी फ्यूचर के अंदर ना वो बढ़ती हुई आपको एक कैश इनफ्लो देगी, एक प्रॉफिट देगी, एक जो है उससे आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो दूसरे स्टेप के अंदर ये होता है, और ये सारी की सारी कैश एस्टिमेशन के ऊपर आप लेते हो कि आप आज की डेट के अंदर बैठ के ये एस्टिमेट लगाते हो कि मैंने इतना देना है, इतनी अमाउंट मुझे हर महीने, हर साल, हर 2 साल बाद आएगी, तो मैं कितने साल के अंदर उसकी अमाउंट रिकवर कर लूँगा। तो आज की डेट में आप राउंड टेबल के ऊपर बैठ के ये चीज़ें एस्टिमेट पे चलती है, ठीक है? ये कभी भी नहीं होता कि आप जो है वो एक मशीनरी अब लेना चाह रहे हो और आप जो है वो उसके लिए फ्यूचर के अंदर आने वाले कैश इनफ्लोज़ का वेट करके बैठो कि आएगा तो आखिरी दिन में ये तहकीक करूँगा कि मेरे लिए ये सही था या नहीं था, ठीक है? आखिर में आपको नुकसान हो जाए तो आप जो है वो इस चीज़ का फिर खमियाज़ा जो है वो भुगतना पड़े। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, आज की डेट के अंदर आप एस्टिमेट लगाते हो अपने फ्यूचर वाले प्लान्स की, और आज की जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे आप फ्यूचर में आखिरी टाइम तक, जब वो अपनी आखिरी लाइफ टाइम तक टर्मिनल जो पीरियड होता है ना उस तक पहुंच जाती है, तब तक का जो है वो आइडिया लगाते हो कि क्या इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा या इस प्लांट के लेने से मुझे नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें आप आज एस्टिमेट कर लेते हो, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो एस्टिमेशन होती है ये एग्जैक्ट बाज़ औक़ात जो है वो नहीं आ पाती। उसके ऊपर भी कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तब्दीली हो सकती है। अगर तब्दीली हो सकती है तो कितना वो आपकी एक्सपेक्टेड जो होती है ना रिटर्न, उससे आगे या पीछे कितना हो सकती है, ये चीज़ें देखेंगे। वो कहता है वंस इक्विपमेंट इट इज़ सेट, जब एक इक्विपमेंट जो है वो सेट हो जाता है एंड स्टार्टेड, और शुरू हो जाता है, तो इट विल बी ऑपरेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। एंड वी विल जनरेट सेल फ्रॉम इट, और अब इससे हमें जो है वो सेल जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। यानी प्लांट ले लिया, लेके आप लोगों ने लगा लिया, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर लगाया, वो चल रहा है, तो उससे आपके पास क्या आना शुरू हो जाएगी, जनरेट सेल्स। तो यानी एक इंक्रीमेंटल बढ़ती हुई कैश इनफ्लो जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा स्टेज ये है। उसके बाद वो कहता है कि रेवेन्यू विल जनरेट इनफ्लो, अब जो रेवेन्यू आएगा आपको उससे कैश इनफ्लो पैदा होगा, और रेवेन्यू जो है वो इज़ नॉट द नेट इनफ्लो। रेवेन्यू से मुराद कोई नेट इनफ्लो नहीं है कि सारे का सारा जो भी आपके पास इनफ्लो आया है, पैसा आया है, वो आप कह दो कि ये मेरा मुनाफा है, ये रेवेन्यू है। तो ऐसा नहीं होता। वो कहता है एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम इट, तो इसमें से कुछ एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो होता है ना, बढ़ता हुआ कैश फ्लो, इज़ द डिफरेंस होता है ऑफ द रेवेन्यू इनफ्लो का एंड एक्सपेंसेस और आउटफ्लो का। दरअसल हमारा जो वो कहता है कि जो इंक्रीमेंटल जो डिफरेंस होता है ना रेवेन्यू और एक्सपेंस का, यानी जितना पैसा आया उसमें से एक्सपेंस निकाल दो, तो वी तो उस वो चीज़ है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने अभी जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस जो होते हैं ना, वो भी एडजस्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी डिप्रिसिएशन हो गई, अमोर्टाइजेशन हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो भी एडजस्ट करनी होती है हमने। अब सबसे आखिर में क्या होता है कि जब वो प्लांट लग जाता है, हमें प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, इंक्रीमेंटल आती रहती है। आखिर में जाके अब 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद वो जो है वो अपनी लाइफ मुद्दत को पहुंच जाता है। अब जो है वो हर दूसरे चौथे दिन ख़राब हो रहा होता है, जिसके ऊपर हमें उसको सही करवाना पड़ता है, तो पैसे लग रहे होते हैं। यानी कि वो ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहाँ पे अब उसका जो नुकसान जो है ना वो होना शुरू हो जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है।
या वो जो है वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाता है तो उसका वो प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि कैश फ्लो ऑफ द लास्ट ईयर, आखिरी साल का जो कैश ईयर जो होता है ना, कैश फ्लो एक प्रोजेक्ट का, उससे मुराद होता है कि टर्मिनल है यानी कंक्लूड, आप आखिरी जो है ना वो निकालते हो, ठीक है। कैश फ्लो जो है ना आखिरी साल का जो होता है उसको आप टर्मिनल कैश फ्लो कहते हो। वो कहता है आल्सो इंक्लूड इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इसके अंदर अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी होता है। यानी कि ये तो पता है ना आप लोगों को, जब आप कैश फ्लो निकाल रहे हो तो आखिरी साल भी अगर वो दिसंबर की 30 तारीख तक या 31 तारीख की रात को तक चला है तो आखिरी साल या आखिरी महीना जो है वो तब भी तो चल रहा है ना वो, ठीक है। तो उस आखिरी साल भी वो चलेगा, पूरे साल आखिरी दिसंबर की 31 तारीख की रात के 2 बजे फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसने अपना काम बंद कर देना है और इधर आके उसकी जो मुद्दत में थी वो ख़त्म हो गई और अब आप उसको तब्दील करोगे, उसको उखाड़ोगे और नया ला के लगाओगे। तो आखिरी साल भी वो अपनी प्रोडक्शन देगा यानी कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगी और उसी साल के एंड पे कैश आउटफ्लो होगी। तो यानी कि ये बात हुई कि टर्मिनल कैश फ्लो में आपका इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो भी होगा और जो है वो आखिर में फिर आउटफ्लो भी होगा। अब ये अब है हमारे पास कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? डिप्रिसिएशन मेथड हम उसके अंदर पहले एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो 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 है ना, जिनसे कैश फ्लो तो नहीं होती हमारे आज के उसमें, क्योंकि हम तो जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसकी सारी की सारी अमाउंट जो है वो शुरू के अंदर ही सारी जमा करवा देते हैं। बाज़ औक़ात ठीक है हम ये तसव्वुर करके चलते हैं, लेकिन वो अमाउंट दे बाज़ औक़ात हम बाद में भी रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। लेकिन हम आज की डेट में ये क्या मतलब कि एस्टिमेट लगाएँगे, एस्टिमेशन कैश फ्लो से यही मुराद है कि आज हमने सारी की सारी जो अमाउंट देनी थी वो हम फ़र्ज़ करते हैं दे दी और आने वाले फ्यूचर की जो हमें और इनफ्लो आनी थी वो अब इतने-इतने सालों में हमारे पास ये आ गई। और आखिर में फिर हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि आज की डेट में अगर हमारा वो इतने साल चलने के बाद बंद हो जाता है सिस्टम तो उससे अब हमें कितनी जो है वो आउटफ्लो हो सकती है। अगर तो वो उखाड़ने में हमारा जो है वो पैसा लगेगा, अगर तो वो दोबारा उखाड़ने में हमारा पैसा नहीं लगा ज़्यादा और उससे मतलब उखाड़ के बेचने में हमें और भी पैसे का इनफ्लो हुआ है, तो इस सूरत में भी हम जो है वो डिसीजन करेंगे फिर टोटल कैलकुलेशन क्या आएगी। अब होता है एक डिप्रिसिएशन मेथड एंड कैश फ्लो। मतलब डिप्रिसिएशन मेथड क्या है? 3 टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन के मेथड है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसके अंदर हर साल आपकी जो होती है ना अमाउंट, ठीक है, एक्सपेंस की, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। उसके बाद है हमारे पास वी डिवाइड द कॉस्ट ऑफ एसेट। हम जो एक एसेट की कॉस्ट होती है ना उसको डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वली ओवर इट्स और यूज़फुल लाइफ, उसकी जो पूरी ज़िंदगी होती है ना उसके ऊपर इक्वली बराबर डिवाइड कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट। मिसाल के तौर पे एक जो प्रोजेक्ट है ना उसकी 10 रुपये कीमत है, ठीक है, और वो 10 साल तक चलता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी एक ही दफ़ा हमने तो दे दिया शुरू में पैसा, एक ही दफ़ा 10 का 10 रुपये दे दिए। अब हमने उसकी जो आने वाले फ्यूचर कैश इनफ्लोज होगी ना उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा ये, जो शुरू में ही दे देते हो आप लोग, लेकिन उसकी जो अक्सर एडजस्टमेंट होती है वो बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके उसकी लाइफ टाइम में पूरा कर लेते हो। मिसाल के तौर पे कि हमारा जो एक्सपेंस है ना वो ये 10 रुपये के तौर पे जाएगा जब हमने वो चीज़ खरीदी है, तो उसके बाद वो 10 साल तक चलता है तो हर साल 1 रुपया जो है वो हम एज अ ये जो डिप्रिसिएशन जो है ना उस मेथड के थ्रू 1 रुपया जो है वो हम ऐड बैक कर लेते हैं अपनी इनकम के अंदर, ताकि वो जो शुरू में हमारा पैसा गया था जो कॉस्ट के तौर पे हमें जो बैलेंस शीट के अंदर हमारी इन आउटफ्लो हुई होती है तो उसका जो ये जो तरीक़ाकार के थ्रू 1-1 रुपया करके हम हर साल ऐड करते हैं तो वो ऑफसेट कर देता है, एक दूसरे को नलीफाई कर देता है और हम कह देते हैं कि आज की डेट में 10 साल के बाद उसने अपने सारे के सारे 10 रुपये जो उस पे एक्सपेंस किया था वो आज पूरे हो गए हैं। उसके बाद है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। वो कहता है एट स्टार्ट शुरू के अंदर वी हैव मोर डिप्रिसिएशन, हमारे पास जो है वो ज़्यादा डिप्रिसिएशन होती है अमाउंट, देन रिड्यूस और फिर ये कम होती चली जाती है। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, ठीक है, फिर ये रिड्यूस होती है बिकॉज क्योंकि द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एक डिप्रिसिएशन का जो रेट होता है ना इज़ अप्लाइड, अप्लाई किया जाता है ऑन द बुक वैल्यू के ऊपर। तो ये याद रखना है कि जो डिप्रिसिएशन होती है ना दरअसल वो आपकी
उस एसेट की जो बुक वैल्यू आप लोगों ने लिखी थी ना उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब ये भी मरूज़ी आ सकती है कि जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ अप्लाइड ऑन बुक वैल्यू, पार वैल्यू, ठीक है, और भी 5-6 वैल्यू इधर-उधर की डाल-डूल के आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये देख के रखना आप लोगों ने। वो कहता है एज़ बुक वैल्यू रिड्यूस, जैसा बुक वैल्यू रिड्यूस होगी तो जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है ना आपकी वो भी कम होती चली जाएगी। उसके बाद है यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, यानी कि अमोर्टाइजेशन के अंदर जो तीसरा मेथड था ना आपका, वो क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। वो कहता है इट इज़ लेस सिस्टमेटिक, ये कोई ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिक नहीं माना जाता एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले दोनों। वो कहते हैं दिस मेथड इज़ बेस्ड एट एज टू हाउ मच द एसेट वाज यूज्ड। अब ये जो चीज़ है ना ये इस चीज़ पे बेस करते हैं कि उस वो एसेट यूज़ कितना हुआ है, हाउ मच यूनिट वर प्रोड्यूस फ्राम इट, इस प्रोजेक्ट से कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। डिप्रिसिएशन वेरी करेगी विद यूनिट, उसके यूनिट के साथ। अगर तो ज़्यादा यूनिट जनरेट कर रहा है तो उसका डिप्रिसिएशन अमाउंट कम होती चली जाएगी तेज़ी से, अगर कम कर रहा है तो फिर जो है वो बढ़ती चली जाएगी उसके, यानी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना उस पे डिपेंड करता है आखिरी मेथड जिसको हमने यूनिट ऑफ जो है वो यूनिट ऑफ आउटपुट जो है उसको मेथड का है। अब वो कहता है हाउ टू ट्रीट इन कैपिटल बजटिंग। अब ये जो कैपिटल बजटिंग थी उसके अंदर आप कैसे ट्रीट करके चलते हो। वो कहता है इन इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, यानी कि वो जो पैसा हमें उस चीज़ से जो चल रही होती है उससे आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके, यानी प्रॉफिट की सूरत में, तो वी डिडक्ट कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस। अब इस अमाउंट में से जिसको हमने एज अ रेवेन्यू लेना है उसमें से हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन जो है ना वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उसमें से पैसा हमारा नहीं गया होता आज की डेट में, वो तो पहले ही दे दिया है हमने। तो हम इस चीज़ को ऐड बैक कर लेंगे अपनी उस अमाउंट के अंदर या उस प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। और वो जो अमाउंट एक ही दफ़ा हमने पे कर दी थी सारी की सारी, अब वो ये मानेंगे हम कि अब वो वाली अमाउंट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यानी नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पे उसको हम अपने प्रॉफिट में ऐड करते चले जाते हैं। अब कंक्लूजन क्या होता है, इसका क्या नतीजा निकलता है, विद डिप्रिसिएशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस। यानी ये जो डिप्रिसिएशन है ना, जैसे हमने इसको ट्रीट किया है ना, इसको हमने ऐड बैक कर लिया एज एक्सपेंस मान के, इसी तरह बाकी जो नॉन कैश एक्सपेंस होंगे ना उनको भी इसी तरह देखेंगे, हम इसी नज़र से देखेंगे। अब आ गया जी हमारे पास टॉपिक नंबर 167 और ये है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर शुरू के अंदर क्या होती है, इनिशियल कैश आउटफ्लो होती है, यानी कि शुरू के अंदर हमारा पैसा जाता है। जाता कैसे है कि भाई जब हम खरीदते हैं कोई भी चीज़ तो उसके ऊपर हम पैसा लगाते हैं ना, तो उसकी एक्सपेंस हमें अदा करना पड़ती है। तो शुरू में क्या होता है, इनिशियल कैश जो है वो आउटफ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, आउटफ्लो। तो अब देखते हैं ये इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या है। वो कहता है वी एज्यूम, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं दैट के जो आउटफ्लो है ना एक कैश की एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर इज़ है एट ज़ीरो ईयर के ऊपर होती है कि आज जो है ना वो बिल्कुल इस साल के शुरू के अंदर 1 जनवरी को हमने अमाउंट दे दी है, ठीक है। तो वो कहता है बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हम उसकी अमाउंट जो है वो दे देते हैं। ये चीज़ जो है वो हम एस्टिमेट करते हैं और इससे क्या होती है जो है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो हो जाती है, ठीक है। वेयर है जहाँ पे आउटफ्लो आर मेड इन सेगमेंट एट वंस नॉट वंस, और वो जो जहाँ पे जो हमारा पैसा जो होता है वो हम सेगमेंट के अंदर जो है वो देते हैं, ना कि एक ही दफ़ा। तो वी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो इनफ्लो होती है ना हमारी पैसा आना होता है, यानी कि इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो है, वो आर एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। हम ये कह देते हैं कि उस साल के एंड के ऊपर, एक ख़ास साल के एंड के ऊपर जो है वो हमें कैश आउटफ्लो हो रही होती है। अब ये जो कैश फ्लो होती है ना जिसको हमने इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कहा है, सॉरी इनिशियल कैश आउटफ्लो कहा है, इनिशियल कैश आउटफ्लो कहा है, ये उस एसेट के ऊपर जो हमने पैसे अदा किए होते हैं ना वो कहलाती है। अब वो जब हम लेते हैं चीज़ तो उसके ऊपर एक परचेज़ प्राइस भी हमें लगती है। तो वो परचेज़ प्राइस क्या कहती है, वो कहते हैं कैश आउटफ्लो इज़ है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे पास पैसा जो जाना होता है ना वो उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही चला जाता है। इट इज़ द परचेज़ प्राइस ऑफ द एसेट और प्रोजेक्ट, और ये जो होती है ना हमारे पास जो पैसा चला गया है, इससे मुराद दरअसल हमारे उस एसेट की परचेज़ प्राइस होती है कि उसको कितने पैसे पे हमने ख़रीदा है। अब वो कहता है कि परचेज़ प्राइस जो होती है ना इज़ ऑफ 3 टाइप, 3 तरह की होती है,
ठीक है, जिसको कोट किया जाता है बाय वेंडर या सप्लायर जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि 3 तरह की परचेज़ प्राइस होती है। एक होती है एफओबी, यानी कि मीन फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड। द प्राइस ओनली इंक्लूड द परचेज़ प्राइस एंड नो एडिशनल कॉस्ट। अब ये एफओबी है ना, इसको कहते हैं फ्री ऑफ बोर्ड या फ्री फ्रेट ऑन बोर्ड। ये ऐसी प्राइस होती है जिसके ऊपर ना कोई टैक्स लगते हैं, ना कोई इंश्योरेंस होती है, कोई भी किसी भी तरह का हमें जो है वो टैक्स नहीं पड़ता। सिर्फ़ उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है ना उस प्रोजेक्ट की, उस मशीनरी की जो हमने प्रोजेक्ट ला के लगाना है अपनी फैक्ट्री में, उसके ऊपर सिर्फ़ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लगती है। और वो कंपनी वहाँ से ये बात डील होती है कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, आप हमें 10,000 ही दोगे, हम खुद यहाँ से उसको लेके जाएँगे, जाके प्लांट के अंदर लगा देंगे, दैट्स इनफ़। तो ये उसकी एफओबी होती है। उसके बाद आता है कैश एंड फ्रेट, सॉरी कॉस्ट एंड फ्रेट। मीन इसका मतलब है कॉस्ट एंड फ्रेट, इट इज़ द वेंडर या सप्लायर जो है ना, अगर वो कहते हैं इफ़ द वेंडर या सप्लायर इज़ आल्सो इंक्लूडिंग द फ्रेट, यानी कि वो जो विच विल पेड ऑन ब्रिंगिंग दैट एसेट फ्रॉम द सप्लायर प्रीमाइजरी टू द आवर प्रीमाइजर देन दिस प्राइस इज कॉल्ड सी एफ एंड। सी एंड एफ ये कहती है कि अगर आपका जो जो सप्लायर है वो अगर आपकी उस कॉस्ट के अंदर आपकी फ्रेट प्राइस भी ऐड कर देता है, यानी वो प्राइस जो आपको उस प्रोजेक्ट को उनके प्रोजेक्ट से उठा के अपने प्रोजेक्ट तक लाने में लगाने में लगी है ना, वो जो है वो कहता है कि कॉस्ट एंड फ्रेट कहलाती है। अब एक और है, 3 है, एक है सी एंड एफ, एक है एफ ओ बी और आखिरी है जो सी आई एफ, यानी कॉस्ट भी इसमें शामिल है। आई से मुराद है इंश्योरेंस भी, एफ से मुराद है फ्रेट भी। तो इससे मुराद है कॉस्ट होती है जो इंश्योरेंस होती है उसके अंदर, एंड फ्रेट होती है। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज आल्सो एडेड इन द परचेज प्राइस। तो उसकी प्राइस जो है ना उस प्रोजेक्ट की, उसके अंदर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो, और उसको जो उधर से इधर तक लाने में जो कॉस्ट लगेगी वो, और उसकी आप अगर इंश्योरेंस भी करवा लेते हो कि अगर चाइना से आते हुए पाकिस्तान कोई हादसे का शिकार होता है, आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वक़्त मतलब मेरा सारे का सारा जो मटेरियल है वो ज़ाया हो जाता है, पैसे ज़ाया होते हैं, तो उस सूरत में कंपनी आपको उस चीज़ की कीमत के बराबर जो है वो आपकी इंश्योरेंस के ऊपर आपको अमाउंट दे देती है। तो इस तरह से ये 3 तरह की हुई, जो एक परचेज़ आप करते हो कोई भी एसेट, तो उसके ऊपर कितनी तरह की कॉस्ट आपको पड़ सकती है। एक होती है एफओबी, एक होती है सी एंड एफ, और एक होती है जी सी आई एफ। ठीक है, जो एफ ओ बी है उसके अंदर कोई और कॉस्ट नहीं होती, ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वही शामिल है। जो आपका दूसरे नंबर पे है ना एफ सी एंड एफ, उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है ना प्रोजेक्ट की वो भी शामिल है, और जो उसके ऊपर फ्रेट है ना वो भी शामिल है, और जो आखिरी है सी आई एफ, उसमें कॉस्ट भी शामिल है, इंश्योरेंस भी और फ्रेट भी। उसके बाद आ गया डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको कहते हैं। कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है ना, वो दीज कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होती हैं। जैसे एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट हो गई, मेड पार्ट ऑफ द एसेट के जो मेड पार्ट होते हैं ना, बने होते हैं, वो भी जो है वो आप इसको क्या कहते हो, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। यानी कि अगर एक ऐसी कॉस्ट है या ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप एक एसेट का हिस्सा बना देते हो, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। मिसाल के तौर पे एक एसेट चाइना से मैंने पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री में मंगवाया है, तो अगर चाइना से उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे आ जाता है तो ये अलग बात है। लेकिन अगर उसको वहाँ से लेके आने में जो मुझे बहुत सारी और कॉस्ट जो सामने करना पड़ सकते हैं, यानी उस एसेट के साथ जुड़े होते हैं वो कॉस्ट, तो उस कॉस्ट को मैं डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दूंगा। और वो जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कॉस्ट कहलाती है, जो आपके एसेट से जुड़ी हुई है। यानी उसको वहाँ से इधर तक ला के जो किराया लगा है वो, अगर उसको रास्ते में कोई और इंश्योरेंस की कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाई थी वो, अगर यहाँ पे ला के सेटअप को आपने एडजस्ट किया है वो, फिर उसको जब इनिशियलाइज़ करवाया है, ठीक है, फाइनलाइज़ करवा के किसी भी कंपनी को ड्यूटी टैक्सेस वगैरह ऐड किए हैं, दिए हैं, तो वो सारे उस एसेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ऐसे एसेट जो किसी भी एसेट के साथ यूँ जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो है वो कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले फ्रेट होता है कि डिलीवरी चार्जेस जो आपको पड़ते हैं ना किसी भी एसेट को लाने में एक प्रेमाइज़र तक, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रेट। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अवॉइड फेसिंग एनी लॉस, किसी भी तरह का लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हो तो वो भी कॉस्ट है। उसके बाद इंस्टॉलेशन, यानी अगर आपने वो प्रोजेक्ट अब अपनी कंपनी में मंगवा लिया, पहुंच गया, अब उसको इंस्टॉल करने पे जो भी आके कंपनी लगाएगी वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसके बाद सेटअप, कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एसेट वंस इंस्टॉल, जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो फिर उसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आ रही होती है वो सेटअप है।
उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस यानी कि अनएडजस्टेड कॉस्ट आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड कैपिटलाइज्ड कॉस्ट का एक हिस्सा होती हैं, जिनको एडजस्ट नहीं किया जाता, इन ड्यूटीज़ टैक्सेस वगैरह लगते हैं। ऑल दीज कॉस्ट आर इनिशियली कैश आउटफ्लो। इन तमाम तरह की जो भी ये आपके उस इनिशियल कैश आउटफ्लो के अंदर आ रही थी चीज़ें, जिसमें कोई चीज़ परचेज़ करके आप पैसा शुरू के अंदर देते हो, तो वो पैसा किसकी सूरत में जा सकता है, ये सारी की सारी वो जो कॉस्ट हैं, वो इनिशियल कैश आउटफ्लो का हिस्सा है, ठीक है। उसमें परचेज़ प्राइस भी देखी आपने 3 तरह की होती है। उसमें आपने डायरेक्ट कॉस्ट देखी जिसके ऊपर आपकी फ्रेट लगती है, ठीक है। उसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटी वगैरह लगती है, सेटअप होता है, इंस्टॉलेशन करते हो, इन सारी चीज़ों पे जो कॉस्ट पड़ती है वो आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को ना, जो हमने इसके अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि हमारी शुरू के अंदर जो है वो पैसा जो है वो कैश इनफ्लो होता है, यानी कि सॉरी आउटफ्लो होता है, इनिशियली कैश आउटफ्लो होता है। अब है जी हमारे पास दूसरे स्टेप हमने देखा था एस्टिमेशन कैश फ्लो के अंदर, वो था हमारा इनिशियल जो है वो ये क्या कहते हैं उसे, इंक्रीमेंटल कैश कैश फ्लो। यानी कि अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है ना, वो होता है हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा आना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे आएगा, उसका एक टेबल होता है, उसके थ्रू हम उसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इंक्रीमेंटल कैश जो है वो इनफ्लो होता है। अभी ये जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है ना आपके पास, ये इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो जो है उसके अंदर सबसे पहले है कि एडिशनल रेवेन्यू आपके पास ना, एडिशनल रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है, कमाई आती है, वो आपको पैसे देना शुरू कर देता है। तो वो हो गया इनिशियल एडिशनल जो है वो रेवेन्यू। उसके बाद जो है वो, अच्छा जी, अब जो है ना वो हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर जो एस्टिमेशन होती है ना कैश की, वो होती है दूसरे नंबर पे कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। यानी दूसरे स्टेज में, जब पहले स्टेज में हमारे पास कैश आउटफ्लो हो जाती है पैसे की, जब हम कॉस्ट दे देते हैं उस प्रोजेक्ट की, तो दूसरे नंबर पे अब उससे जब उसको हम लगा लेते हैं, उसको सेटअप कर लेते हैं, तमाम तरह के एक्सपेंस निकालने के बाद अब हमारे पास वो प्रोजेक्ट जो है वो रेवेन्यू देना शुरू कर देता है। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, तो इसके बारे में ना मैंने वीडियो एक पहले भी बनाई हुई है, मैंने स्लाइडों में समझाई एक सीरीज़, वो भी मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशनल रेवेन्यू होता है। एडिशनल रेवेन्यू होता है ना, उसमें से हम एडिशनल जो डिप्रिसिएशन होता है ना उसको मैनेज करते हैं पहले। ये बस तरतीब याद रखनी है, हर चीज़ की ज़ुबानी याद होनी चाहिए। एडिशनल रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू में से पहले हम डिप्रिसिएशन को मैनेज कर देंगे। फिर हमारे पास जब मैनेज कर देंगे ना डिप्रिसिएशन को, तो नेट चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगी। यानी टैक्स देने से पहले हमारे पास जो नेट चेंज है ना प्रॉफिट के अंदर, वो आ जाएगी। जब ये आ जाएगा ना, बिफोर टैक्स है, अभी तक इसमें से टैक्स नहीं दिया हुआ, अब इसमें से हम निकाल लेंगे टैक्स। जब टैक्स निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वो नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगी। यानी टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट बनता है ना, वो आ जाएगा नेट चेंज तब्दीली। अब ये जो है ना टैक्स जब हमने देना है, तो इस टैक्स को हमने ना जब देना है, तो उसमें से हमने पहले अपने जो डिप्रिसिएशन है ना उसको बाहर निकाल लेना है। डिप्रिसिएशन जो ऐड किया होगा ना हमने, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। जब माइनस कर देंगे तो उसके साथ हमारी अमाउंट कम हो जाएगी, तो कम अमाउंट के अंदर से हमने पहले टैक्स देना है। फिर दोबारा जो बाद में ना हम एडिशनल जो डिप्रिसिएशन था उसको दोबारा बैक ऐड बैक कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ना, वो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनफ्लो है ना जो वो आ जाएगा। तो ये तरतीब याद रखनी है, सही है। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होंगी ज़ुबानी, तो चीज़ों की समझ नहीं आनी। सबसे पहले एडिशनल क्या होगा, रेवेन्यू, उसमें से पहले आप डिप्रिसिएशन निकाल लोगे, फिर आपके पास एक नेट चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो बिफोर टैक्स होगा। तो उस बिफोर टैक्स को अब आफ्टर टैक्स करने के लिए उसमें से हम इनकम टैक्स निकाल देंगे। जब इनकम टैक्स निकाल देंगे तो फिर आपके पास जो है वो आफ्टर टैक्स आ जाएगी अमाउंट। जब आफ्टर टैक्स आ जाएगी तो दोबारा हमने जो माइनस किया होगा ना अब डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन की अमाउंट जो होती है ना उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं देते आप लोग, ठीक है। अगर दे रहे हो तो फिर आप ज़्यादा अमाउंट जो है वो चली जाएगी, तो उसमें आपका नुकसान है। तो इसलिए पहले डिप्रिसिएशन जो है उसको निकाल देना होता है,
फिर आपने बाद में उसको ऐड बैक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ गया इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की एक यहाँ पे बताया कि वाई क्यों डिटेक्ट डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन आप लोगों ने क्यों निकाला, अगर वो डिटेक्ट कर देते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए द इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स जो था ना उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, डिडक्ट किया। तो वी हम देन फिर गेट लेसर अमाउंट, इससे हमारी अमाउंट कम हो जाती है जब हम डिडक्ट कर लेते हैं डिप्रिसिएशन को, उसके ऊपर फिर जो हमें टैक्स लगता है ना इनकम अमाउंट वो भी कम लगती है। वो तो वाई क्यों ऐड बैक डिप्रिसिएशन, फिर बाद में आप लोगों ने ऐड क्यों किया डिप्रिसिएशन को, वो कहते टू गेट हासिल करने के लिए करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, कैश की इनफ्लो जितना उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कलेक्ट करने के लिए हमने इसको वापस ऐड कर दिया। फिर वो कहता है डिफरेंस क्या होता है बिटवीन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एंड प्रॉफिट के दरमियान, वो कहता है इन प्रॉफिट वी डिडक्ट नॉन कैश एक्सपेंस है, जब हमने प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से हम नॉन कैश एक्सपेंस को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इन इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, लेकिन इंक्रीमेंटल जो कैश इनफ्लो होता है ना उसके अंदर हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। याद रखना है जो आपका जो नेट इनकम होती है ना, नेट इनकम होती है जो यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें से आप लोगों ने क्या किया था, ऊपर हमने माइनस किया ना जब फिर टैक्स निकाला था, तो इसलिए जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले माइनस किया जाता है, ठीक है। किसको बोला, नॉन कैश एक्सपेंस को, लेकिन जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है ना उसके अंदर ऐड किया जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आ गया हमारे पास आ गया जी दूसरे नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। वो कहता है अमोर्टाइजेशन जो होता है ना, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट, यानी ऐसे एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इनटेंजिबल एसेट, यानी इनटेंजिबल एसेट यानी ऐसे एसेट जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है, उनकी वैल्यू के अंदर जो है ना वो कमी जो है वो आपकी अमोर्टाइजेशन कहलाती है। ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, मरूजी आई हुई है इसमें से कि नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन, अच्छा उसके बाद डिप्लीशन, और भी यहाँ पे लिखे होंगे तो वो देख लेना आप लोगों ने फिर। और इसी तरह ये बैड डेट्स भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस तस्वर किए जाते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास इंटेंजिबल एसेट का पता चल गया, ये ऊपर वाला अमोर्टाइजेशन का वो ये है कि ऐसे मतलब कि एक्सपेंसेस जो आपने ना फिज़िकल एसेट के ऊपर नहीं, नॉन फिज़िकल एसेट के ऊपर अदा किए होते हैं। यानी कि कोई कंपनी ने फार्मूला ख़रीद लिया है, ठीक है, कोई कंपनी ने सॉफ्टवेयर ख़रीदा था बहुत बड़ा, ठीक है, वो चल रहा है जो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस दिया हुआ है ना, अब उसकी उस वैल्यू को ना आप लोगों ने उसकी मतलब ओवरऑल जो है ना लाइफ, उसके ऊपर डिवाइड कर देने का नाम अमोर्टाइजेशन कहलाता है। और ये इनटैंजिबल एसेट जो होते हैं ना उनके ऊपर आप देते हो। उसके बाद है जी डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या है जी, माइंस यानी कि जो ज़मीनें होती हैं आपकी, ठीक है, लैंड होती है, उनको आप कंज्यूम अगर कर रहे हो इट सेल्फ सो डिक्रीज इन द वैल्यू, यानी ज़मीन थी आपके पास, ठीक है, वो आपने इस्तेमाल की, ठीक है, ऐसी चीज़ मतलब मिसाल है, उसकी कीमत ना आज की डेट के अंदर अगर आपने जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे आप लोग तो उसकी वैल्यू अगर किसी चीज़ की कम होती जा रही है, तो इस तरह जो आपके पास उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी होती है ना, उस कमी को पूरा करने के लिए आप जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस जिसको डिप्लेशन कहते हैं वो ऐड कर देते हो बैक दोबारा, ठीक है, जितने की आपने वो ली हुई थी फॉर एग्जांपल। उसके बाद है तो डिक्रीज इन द वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद है जी बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है जी, कि उधार ऐसी जो लोगों को आपने दी थी और वो बंदे भाग गए हैं, अब बंदे भाग गए हैं, पैसे नहीं दे रहे अब, तो ऐसे जो बंदे होते हैं ना उनके जो मतलब क्या होता है उसको भी नॉन कैश एक्सपेंस माना जाएगा। उसके बाद आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन वो कहता है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, अगर ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो से, तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इज़ स्प्रेड ओवर द यूज़फुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपका जो पैसा आ रहा आया है, आपका जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है, तो वो अगर ज़्यादा है आपसे, आपका उस चीज़ से जो आपने शुरू में अदा की थी ख़रीदते वक्त, यानी आउटफ्लो जो थी शुरू में, तो आप ये तसव्वुर करो कि इंक्रीमेंटल जो कैश इनफ्लो है ना, अब वो आप पूरी उसकी लाइफ के ऊपर जो है वो क्या कर दोगे, स्प्रेड कर देते हो कि ये जो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल देखो लाइट पे,
कि इनिशियली ज़ीरो से शुरू हुई थी, ठीक है, और वो जो है वो 5 तक गई है। तो वो कहता है कैश जो फ़्लो है ना, आउटफ़्लो है, वो आपकी यहाँ पे हो गई थी पहले साल, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो इनफ़्लो थी ना अब, उसके मतलब वो आना शुरू हो गई यहाँ से, पहले साल से, ठीक है। यहाँ से आउटफ़्लो तो होगी ना, इनिशियल आउटफ़्लो आपकी 0 पॉइंट के ऊपर हो गई, और आखिर में जब आप गए हैं तो वहाँ पे जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ़्लो हुई होती है, अगर तो वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो वाली अमाउंट आप उसके पीछे वाले सालों पे डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर साल हमें इतना ज़्यादा जो है ना वो क्या हुआ है, प्रॉफ़िट हुआ था, सही है, यानी इनकम आई थी। उसके बाद है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 170 जो कि टर्मिनल कैश फ्लो। अब आखिरी स्टेज आ गया है, यहाँ पे उस प्रोजेक्ट जो है उसको आपने अब वाइंड अप करना है। वो मेयारी मुद्दत अपनी चल पड़ा, 10-15 साल उसे निकाल दिए, आज जो है ना आप उसको अब बदलने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, या उसकी जगह पे नया ला के लगाने जा रहे हो। तो फिर उसके ऊपर भी आपको या तो कैश की इनफ्लो हो सकती है या आउटफ्लो हो सकती है। मिसाल के तौर पे कि अगर तो आपने उस प्रोजेक्ट को उखाड़ के बेचा है, ठीक है, और वो कम कीमत पे बिका है, और जब उसको उखाड़ा आप लोगों ने तो उस वक्त भी आपको किसी कंपनी को ला के हायर करना पड़ा, और उस तरह के जो एक्सपेंसेस थे वो आए कि आप लोगों ने कंपनी को पैसे दिए, और फिर जो है वो अगर तो वो ज़्यादा एक्सपेंस लग गया उस सारी चीज़ के ऊपर, फिर तो वो आपको आउटफ्लो की सूरत में पैसा जाएगा। अगर वो आप लोगों ने उखाड़ा, उखाड़ने पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगे, या आप लोगों ने खुद ही जो है वो उखाड़ लिया और अब उसको जब बेचा है तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट में सेल भी हो गया, तो उससे कैश आएगा, ठीक है। लेकिन उससे फिर एक तो फैक्टर और है, एक तो सैल्वेज वैल्यू होती है, एक टैक्स होता है, और एक जो है वो वर्किंग कैपिटल होता है। ये 3 चीज़ें ही आप लोगों ने इसमें देखनी है कि अगर तो सैल्वेज वैल्यू ये होती है कि उसको बेचा है तो पैसे आए हैं या जी गया है, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू ये है कि उसको ओवरऑल जो आपने अब बेचा है, ठीक है, तो उसके मतलब उखाड़ा है तो उखाड़ने पे क्या अमाउंट गई है या आई है। अगर तो अमाउंट ऊपर और लग गई है, आपको जितने का वो बिका है उससे ज़्यादा लग गई, तो फिर तो सैलवेज वैल्यू जो है ना वो आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और जब वो माइनस हो जाती है तो फिर उसमें टैक्स जो है ना वो सेव हो जाता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जब आपको ही जेब से देनी पड़ेगी ये कोई चीज़, तो इससे इनकम तो नहीं हुई, तो इनकम टैक्स की सेविंग हो जाती है, तो वो वाली अमाउंट आप ऐड कर देते हो, ठीक है। और आखिर में रह जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है कि उसको चलाने के लिए जो अमाउंट आप लोगों ने मतलब कि लगा रहे थे उसको, उसको डेली की उस चाहिए होती थी ना उसकी, अगर तो आपको जब उसकी कीमत और मतलब कि जब उसके ऊपर लगाना पड़ गया, तो इसका मतलब है आपका जो वर्किंग कैपिटल है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जब वो बढ़ जाएगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। अगर वर्किंग कैपिटल रिलीज़ हो जाता कि बच जाता हमारे पास, फिर उसको हम ऐड बैक कर देते, और जब ऐड बैक उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास अमाउंट जो थी वो क्या होती, कि उस सैलवेज वैल्यू की जो है वो सेल होने पे अच्छी खासी हमें पैसे मिल जाते। जब पैसे मिलेंगे तो हम उसको ऐड जो है वो बैक कर लेंगे, और जब पैसे आएँगे तो इसका मतलब है हमें उसमें से टैक्स जो है वो लगेगा, और टैक्स को माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ें फिर आगे बताता हूँ मैं। टर्मिनल एंड, ये भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएगी, पता होगा तो फिर आप मरूज़ी और शार्ट को समझ पाओगे, सही है, बड़ी डीपली चीज़ें हैं ये। तो कैश टर्मिनल से मुराद है एंड होता है, ठीक है। कैश वो कहता है फ्लो इन द लास्ट ईयर ऑफ द यूज़फुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, यानी कि वो जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ थी ना उसके आखिरी साल जो कैश फ्लो होती है ना उस चीज़ का नाम है ये टर्मिनल कैश फ्लो। वो कहता है फर्स्ट ईयर, और ये एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ की होती है। उसके बाद वो कहता है फर्स्ट जो होता है ना हाफ ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल, जब इसकी आप कैलकुलेशन करते हो ना पहले साल जो थी ना वहाँ से लेके आखिरी साल तक, वो कहता है कैश इनफ्लो तो होनी ही है ना। जो आपने कोई चीज़ उखाड़नी है वो तो आखिरी साल के आखिरी महीने के आखिरी दिन जो है ना वो करनी है। तो क्या उस साल जो है वो आखिरी साल जनवरी से लेके दिसंबर तक फॉर एग्जांपल वो चीज़ बेकार रहेगी? क्या उससे आप जनरेट नहीं करोगे, इनकम करोगे ना। तो इसलिए जो ये टर्मिनल होता है उसके अंदर कैश इंक्रीमेंटल तो आती ही आती है, आखिर में जाके उसको उखाड़ना होता है। तो उस वक्त जब उखाड़ते हैं आप उस चीज़ को, तो उस वक्त जो है ना वो फिर आपको पैसे की ये जजमेंट होती है कि सैलवेज वैल्यू, इनकम टैक्स और वर्किंग कैपिटल का क्या असर पड़ेगा। तो कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि आज वो मशीन चल रही है ना जैसे डेली, तो डेली उसके ऊपर जो है ना वो 300 पाँच 5,000 रुपया, उसके ऊपर जो है वो कोई 200-3,000 का पेट्रोल, ये चीज़ लगती है। तो ये फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल है उसका डेली का। तो डेली का जो वर्किंग कैपिटल या आप लोगों ने जो सैलरी वगैरह देनी होती है ना, वो इस तरह की कुछ चीज़ें जो थी वो आपको सेविंग हो जाती है। तो उस सेविंग की सूरत में ना फिर हम कहते हैं कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है तो उससे आप आउट मतलब माइनस कर दोगे। अगर वो कम हो गया है
ठीक है, तो उससे आप जमा कर दोगे, या इस तरह से दोनों चीज़ें आपको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट हाफ ऑफ कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन की फर्स्ट हाफ के अंदर तो आपने वही इंक्रीमेंटल वाला सारा कुछ लेके चलना होता है। इनफ्लो जो होती है ना, बिकॉज क्योंकि इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इज़ आल्सो टर्मिनल कैश फ्लो। इंक्रीमेंटल भी तो वो टर्मिनल हो जाएगी ना, पता है ना आप लोगों को कि आखिरी साल भी तो वो देगा ना। तो ये देखो यहाँ पे अब टर्मिनल कैश फ्लो था ना, पहले ऊपर हमने देखी थी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कैसे होती थी, वो मैंने अभी रिवाइज कर देता हूँ। बताया था कि एडिशनल अमाउंट होती है ना जो इन रेवेन्यू होता है, उसमें से पहले आप डिप्रिसिएशन निकाल देते हो, क्योंकि डिप्रिसिएशन के ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाना होता। फिर आपके पास आ जाता है नेट चेंज इन बिफोर प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसमें से आप क्या करते हो भला, फिर आप उसमें से कर देते हो माइनस अपने इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स माइनस हो जाता है तो नेट चेंज इन आफ्टर टैक्स आ जाता है। फिर आफ्टर टैक्स के अंदर दोबारा जो डिप्रिसिएशन माइनस किया होता है, ऊपर वाला टेबल देख लेना, फिर वो ऐड कर देते हो, तो उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंटल आ जाएगा। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो होता है ना, उसके अंदर आखिरी साल तो पहले आती रहती है अमाउंट आपको, जनवरी से लेके फॉर एग्जांपल दिसंबर तक तो वो चलेगा। उस वक्त आपको पैसे तो आएंगे, इंक्रीमेंटल तो कैश इनफ्लो तो आएगी। तो जी तक वो सेम प्रोसीजर है जो टर्मिनल कैश आउट, मतलब कि टर्मिनल कैश आउटफ्लो का, कैश फ्लो का, यानी कि जो पहले हमने पिछले में देखा था इंक्रीमेंटल में, यहाँ तक पैसे तो आएंगे। इसके बाद जो है ना फिर दिसंबर शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एच, एच के अंदर आके अब उसने आपने उखाड़ना है उसको। तो सैलवेज वैल्यू ऑफ द एसेट, अब जब उसको उखाड़ रहे हो आप लोग, अगर तो सैलवेज सैलवेज वैल्यू जो है ना, वो अगर तो क्या हो गई है, सैलवेज वैल्यू जो है ना ऑफ द एसेट, यानी कि इनफ्लो गेन प्रॉफिट। देखो अगर सैलवेज वैल्यू अगर उसकी आपके पास आई है, सैलवेज वैल्यू आई है, यानी अगर आपने उसको बेचा है तो पैसे आए हैं, यानी इनफ्लो हुई है, गेन हुआ है, आपको समझो प्रॉफिट हुआ है। तो वो वाली चीज़ जो ऊपर वाली जो आपकी वो आ रही थी ना, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आ रहा था, तो ज़ाहिर है ये भी इनफ्लो है, पैसे का इनफ्लो का ज़रिया बनेगा सैलवेज करना। उसको बेचा है आगे आपने और पैसे आए हैं, तो उसको भी आप ऊपर वाली चीज़ में ऐड कर दोगे, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो यानी जी वाली अमाउंट तक में ऐड कर दोगे। और जब उसको ऐड कर रहे हो तो ज़ाहिर है फिर जब सैलवेज वैल्यू के तौर पे आपके पास इनकम आई है, तो उस इनकम के ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स जब दोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगी, तो उसको आप माइनस कर दोगे। अब जब आपके पास पैसा आ गया है, ठीक है, उसको बेचा है आपने, तो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल था ना पहले पड़ा हुआ था, 5,000 डेली उसको चलाने के लिए आप लोग ने साइड पे रखे हुए थे, 2,000 का पेट्रोल लगता था वो भी साइड पे रखे हुए थे, डेली के 2 मजदूर लगाए हुए थे जिसको हज़ार हर हज़ार दिहाड़ी देते थे आप लोग। तो वो वाला क्या होता है, फिर वो सेविंग हो जाती है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है, यानी डेली काम में आने वाला पैसा जो उसको चलाने पे लगता था ना, वो वाला क्या था, वो बच जाएगा। अगर तो वो रिलीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर वो उसकी सेविंग होगी, रिलीज से मेरा सेविंग होगी है ना आपकी वर्किंग कैपिटल की, तो सेव हो जाएगा वो पैसे, आज की डेट में वो लगा नहीं है, वो पड़ा होगा, तो वो भी आपको एज आ बचत हुई है, इंक्रीमेंट हुआ, तो वो भी ऐड हो जाएगा ऊपर वाली जो अमाउंट है उसके अंदर। तो इस तरह से आपके पास नेट टर्मिनल जो कैश फ्लो है ना वो आ जाएगा आखिर में। अब हमारे पास दूसरी सूरत पैदा हो गई है कि अब हम देखें कि अगर हमने उस चीज़ को उखाड़ा था ना, अब की बार जब उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया ना एसेट को, तो अब की बार हमें वो सैलवेज नहीं मिली, उसके अमाउंट का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अब की बार जब हमने उसको उखाड़ना पड़ा है, तो उस वक्त हमें कोई बाहर से ला के बंदे पूरी टीम लगानी पड़ी है, और उसके ऊपर हमें उनको खर्चा पानी सारा कुछ दिया है, तो उसको बाद बेचा है, तो फिर हमें कोई पैसे नहीं बचे हमारे पास, हमने बल्कि जेब से खुद लगाए हैं, दिए हैं, तो जाके वो उखाड़ के बाहर दिया, और जब बाहर बेचा है वो, तो वो भी बेकार और नकारा था, उस वक्त वो बिका भी बहुत कम अमाउंट में है। तो मतलब ये कि हमारे कोई उससे प्रॉफिट हासिल ना हो, तब क्या करेंगे, जब प्रॉफिट हासिल ना हो तो ज़ाहिर है डिस्कोस्ट जो पड़ेगी ना हमें उसको डिस्पोज ऑफ करने पे, उसको उखाड़ने पे, तो उस वक्त जो कॉस्ट पड़ेगी वो एज ए एक्सपेंस होगी, और एक्सपेंस को फिर हमने इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो में से जो है वो माइनस कर देना है। उसके बाद यानी जी वाली अमाउंट में से हमने एच को माइनस कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि जब हमें जेब से देना पड़ा है सारा कुछ, तो उस वक्त तो समझो हमारे पास इनकम नहीं हुई। तो इनकम नहीं होगी तो वो जो एक टैक्स हमने एक जनरल देना होता है अमाउंट पैसे किसी भी चीज़ के ऊपर, वो वाला टैक्स नहीं पड़ेगा। जब वो पड़ेगा नहीं टैक्स, तो जितनी अमाउंट हमें देनी होती है बाहर, वो हम नहीं दे रहे, तो वो पैसे बच जाएंगे। वो पैसे जो बचेंगे उनको हम दोबारा एज अ टैक्स सेविंग के तौर पे उस डिस्पोज कॉस्ट के अंदर क्या कर देंगे, डिस्पोज कॉस्ट जो हमारे पास थी ना, उसके ऊपर जो टैक्स लगना था वो वाला बचत हो जाएगी, तो उसको हम माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के अंदर। क्योंकि टैक्स हमारे पास उस वक्त देते अगर हमारे पास इनकम आती उसको बेच के,
वो तो आई नहीं, वो तो चली गई, अमाउंट तो हमने हाथों जेब से दी है, तो इसलिए हमारे टैक्स की सेविंग हो गई, वो ऐड कर देंगे। अब क्या हुआ है कि वो जो वर्किंग कैपिटल था ना हमारे पास, जो पहले 5,000 वो पड़ा होता है तेल के लिए, और बाकी जो 2 मज़दूर डेली आके काम करते थे उस मशीन के ऊपर लगे होते थे, वो सारी सेविंग हो जाएगी। तो वो पैसा जो बचा होगा, अब वो पैसा भी लग गया सारे का सारा। सबसे पहले तो जब हमने उसको उखाड़ना है ना, तो इसका मतलब हमने जेब से पैसे दिए हैं, तो हम तो एक तो वो वर्किंग कैपिटल में जो चीज़ आती है, वो हमारी जेब में पड़ी हुई थी, वो भी लग गई सारी की सारी, और एक्स्ट्रा पे करना पड़ी है, जिसकी सूरत में हमारे पास कॉस्ट पड़ी है। तो जब इंक्रीज़ हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब है कि हमने अपना वो डेली जो खर्चा होता था ना उसके ऊपर लगता था, अब वो और भी ज़्यादा लग गया है। क्योंकि अब जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर लगने वाला डेली का जो खर्चा था ना, वो और जेब में से डाल के उसको बढ़ा के हमने एज़ अ कॉस्ट पे किया, तो भई वो तो गया। तो वो माइनस हो जाएगा सारा कुछ, यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, तो इसका मतलब है एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है? तो ये वाला चीज़ भी माइनस हो जाएगी, तो नेट टर्मिनल जो है वो कैश फ्लो आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने देख लेनी है सारी चीज़ें, इनको समझो गौर से, मैंने जो बातें बताई हैं इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल का बढ़ जाना क्या होगा, माइनस होगा या जमा होगा, ये मुरूज़ियाँ आती हैं। टैक्स सेविंग का जो है वो बढ़ जाना है या माइनस हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है? इसी तरह वो कहता है कॉस्ट अगर डिस्पोज़ ऑफ हो रही है, तो नेट जो टर्मिनल कैश फ्लो में से उसको आप ऐड कर दोगे या माइनस करोगे, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ गया जी हमारे पास 3 ही चीज़ें याद करनी है बस, ऊपर वाली तो सेम सेम है सारी की, बस ये 3 ये याद करनी है, 3 पीछे वाली 6 मरूज़ियाँ हैं ये, और ये शॉर्ट भी आ सकता है। ज़बानी याद होना चाहिए टेबल पूरे का पूरा, जैसे मुझे ज़बानी हिफ़्ज़ हो गया है। उसके बाद ये टॉपिक नंबर 171, कैश फ्लो इन एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। अब जो है ना आखिरी स्टेज रह गया है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इस इसके अंदर अब हम 2 काम करना चाह रहे हैं। एक तो हमने जो पुराना लगा हुआ था ना पहले प्रोजेक्ट, उसको उखाड़ना है, उसको उखाड़ के उसके ऊपर देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल है, पैसा आएगा या जाएगा? यानी वो पहले वाला स्टेप जो है ना वो आएगा। और उसके बाद एक नया जो प्रोजेक्ट है ना उसको अब ला के लगाना है। अब उसके ऊपर भी देखेंगे हमने फिर क्या सूरत-ए-हाल है वो देखनी है। मतलब 2 डिसीजन लेंगे हम, वी हैव टू सैल्वेज द प्रीवियस प्रोजेक्ट, जो पहले वाला प्रोजेक्ट है उसको हमने सैल्वेज करना है, उसको उखाड़ना है, ठीक है? उसको बेचना है। वी हैव टू एक्वायर द न्यू प्रोजेक्ट, और दूसरे स्टेज पे हमने नया प्रोजेक्ट उस जगह पे ला के लगाना है। वो कहता है टर्मिनल जो कैश फ्लो होगी ना ओल्ड एसेट की, वो ये है कि टर्मिनल कैश फ्लो इज़ ऑफ द प्रोजेक्ट होती है विच इज़ सैल्वेज। यानी कि जो टर्मिनल कैश फ्लो है ना, इज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की जो है वो विच इज़ सैल्वेज कहलाती है, ठीक है? जब भी वो टर्मिनल से मुराद क्या है कि जब उसको आप प्रोजेक्ट को उखाड़ रहे हो सैल्वेज के ऊपर, ज़ाहिर है जब आप टर्मिनल ख़त्म करोगे ओल्ड एसेट को तो सैल्वेज वैल्यू आएगी, बचेगा आपको। और जब शुरू में कोई नया प्रोजेक्ट लगाओगे तो उसके ऊपर इनिशियली कैश जो है वो आपको आउटफ्लो करना पड़ेगी, यानी पैसा उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम वी हैव द इनिशियल कैश फ्लो ऑफ द न्यू एसेट, अब नए एसेट के ऊपर कैश फ्लो होगी, आउटफ्लो होगी जब लगा रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ आपने जब पुराने को उखाड़ा है तो उस वक्त पैसा आ रहा होगा, ठीक है? बेचा है तो उसको ऊपर पैसे आएंगे। तो देख लो सबसे पहले तो ये है कि जो कॉस्ट है ना नए एसेट की आउटफ्लो की जो कॉस्ट है, वो क्या कहता है कि कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस ऑफ न्यू न्यू एसेट। सबसे पहले तो ये ऊपर वाला एक अकाउंट बन जाएगा जिसका नाम होगा कि नया जो एसेट आपने लगाया है ना उससे आउटफ्लो हुई है, पैसा जाएगा। जब पैसा जाएगा तो उसके अंदर जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है ना, जो उसको एसेट के साथ जुड़े हुए, मिसाल के तौर पे चाइना से पाकिस्तान लेके आए थे, एक तो उसकी असल कॉस्ट थी वो पे कर दी, दूसरी वहाँ से जो गाड़ी लेके आई उसका किराया पे किया, उसके ऊपर इनकम टैक्स से ड्यूटी वगैरह लगी, वो सारा कुछ आप लोगों ने कॉस्ट वो भी पड़ी है ना। तो ये सारी कॉस्ट जो है ना, यानी कैपिटलाइज़्ड कॉस्ट होती है, टैक्स होता है, ड्यूटी है, मुरूज़ ये है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको इंस्टॉल करने पे, और दूसरी जो कॉस्टें थी ना जो हमने पहले पढ़ी हैं पीछे अभी, वो सारी की सारी आप लोग क्या कर दोगे, ऊपर वाली जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट थी ना उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं, सारों को ऊपर ऐड कर दोगे। यानी ये सारी कॉस्ट तसव्वुर नीचे वाली भी की जाएँगी कि वो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट यानी जो आउटफ्लो हुई है उसी के अंदर ये लगेंगी। फिर नीचे वाला थोड़ा सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ई से, कि अगर तो आपने उस ओल्ड एसेट को उखाड़ा है पुराने वाले को, अगर तो उसको डिस्पोज़ करने पे कॉस्ट पड़ी है, तो वो कॉस्ट के तौर पे आप लोगों के ऊपर वाले नए प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी ना, उसके अंदर वो ऐड हो जाएगी। और अगर उससे बचत हुई है, आपने वो बेचा है, तो पैसे आए हैं काफ़ी, तो उससे को आप ऊपर वाली में से एज़ अ रेवेन्यू माइनस कर दोगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो टैक्स है ना, अगर तो वो उस डिस्पोज़ ऑफ करने पे आपको बचत हो गई है टैक्स की, तो इसका मतलब है आप लोगों ने उसमें से रेवेन्यू के तौर पे इसको निकाल देना है,
और अगर आप लोगों को टैक्स जो है वो सैल्वेज वैल्यू के ऊपर देना पड़ गया, यानी कि आप लोगों को जो एसेट बिका है पुराने वाला, उससे पैसे आए हैं तो उस पे टैक्स लगेगा। जब टैक्स लगेगा तो एज़ अ टैक्स कॉस्ट पड़ेगा। तो कॉस्ट के तौर पे जो चीज़ आ रही होगी उसको आप लोगों ने ऊपर ऐड कर देना है। क्योंकि कॉस्ट का एक अकाउंट हमने बना लिया है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है ना, उसके साथ आउटफ्लो हो रही है, तो ये जितने भी टैक्स वगैरह लग रहे हैं तो वो कॉस्ट के तौर पे जाएगा। अगर पैसा लग रहा है यानी कि उसको डिस्पोज़ करने पे तो पैसा जाएगा, ऐड करेंगे। तो इसलिए उसके बाद आ गया हमारे पास अब कि इंक्रीज़ होगा अगर आपका नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपको कॉस्ट बढ़ गई है। जब कॉस्ट बढ़ गई है तो इसका मतलब है आपने पैसे को ऐड कर देना है ऊपर वाले अकाउंट में जो आउटफ्लो हुई थी, तो इससे भी समझो आउटफ्लो ही हुई है। और अगर आपका डिक्रीज़ हो गया वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होने का मतलब है कि आपको जो है वो पैसे की सेविंग हो गई है, बचत हो गई है, तो उसको आप जो है वो एज़ अ रेवेन्यू ऊपर वाले अकाउंट में से माइनस कर दोगे। तो ये पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। उसके बाद आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगी रिप्लेस्ड एसेट की। ये तीनों की तीनों चारों टेबलों का पता होना चाहिए कैसे चीज़ बढ़ती है, कम होती है। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो जी तक तो सेम चीज़ है भाई। जी तक ऊपर वाले की वो सेम थे ऊपर टेबल, नीचे वाले 3-3 पॉइंट उसमें बदले थे। वो भी चीज़ बता दी है कि उखाड़ोगे सैलवेज वैल्यू से पैसा आएगा तो इनकम है तो ऐड कर दोगे, और यहाँ पे थोड़ा-सा उससे मुख्तलिफ था। क्योंकि अगर उखाड़ने पे आपको पैसा लग रहा है तो वो एक कॉस्ट पड़ेगी, तो कॉस्ट को आपने ऊपर वाली जो मेन कॉस्ट है ना, उसके अंदर ऐड करते जाना है, और वो सारी अमाउंट कॉस्ट वाली एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी, सैलवेज वाली एक तरफ आ जाएगी, यानी सेविंग वाली एक तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से आप उनको मैनेज जमा कर देते हो। अब वो कहता है प्लस मीन पॉजिटिव का मतलब है कि कॉस्ट इज इंक्रीज, कॉस्ट बढ़ी है यानी आउटफ्लो आउटफ्लो होगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ने को आपने पॉजिटिव कर देना है सबसे ऊपर वाले अकाउंट के अंदर जो आपने यहाँ बनाए हो। ये देखो यहाँ पे ये रहा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इनटू आउटफ्लो जो लिखा हुआ है इसके अंदर। आपने कॉस्ट जितने भी नीचे कॉस्टें आएंगी वो सारी इसमें ऐड होती जाएंगी, और जो इसमें से रेवेन्यू यानी पैसे की सेविंग होगी वो माइनस होती जाएगी। और माइनस का मतलब है इनफ्लो है यानी पैसा आया है। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लो है ना टर्मिनल का, ठीक है। अब वो कहता है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है ना ऑफ टर्मिनल एसेट का इज है नॉट यूज्ड, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। वो कहता है उसकी काज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द न्यू एसेट। जो कहता है इसके अंदर कोई आप जो है ना वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को नहीं ऐड करते। यहाँ पे हमने वो पहले जो हम दोनों में कह रहे थे ना कि यहाँ पे पहले साल कमाई होगी, तो इस वक्त जब आप उसको उखाड़ और नए को लगा रहे होंगे तो उस वक्त जो है वो सिस्टम बंद पड़ा होगा, तो उसमें कोई आपकी इनकम की सूरत में पैसा नहीं आना। तो इसलिए हमने वो वाले जो पिछले दो स्टेप के अंदर इंक्रीमेंटल के अंदर और आउटफ्लो जो था ना उसके अंदर जो हमने चीज़ें देखी थी ना कि हम इंक्रीमेंटल का टेबल बना रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐड नहीं करनी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ले जो हमने ए से लेके कहा था ना जी तक सेम चीज़ रहेगी इधर भी, और इधर इधर भी हमने वही कहा था कि ए से लेके जी तक सेम चीज़ रहेगी। वो वाली चीज़ जो है वो हमने अब इधर नहीं करनी है। देखो ए से लेके वो जी वाला चक्कर ही नहीं है। ए से लेके जो है वो जी वाला ख़त्म हो गया वो, क्योंकि अब हम एक चीज़ को उखाड़ रहे हैं दूसरी को लगा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो कोई भी आपके पास अमाउंट जो है वो नहीं आएगी। उस वक़्त आपको या कॉस्ट पड़ रही होगी या चीज़ों से पैसे आ रहे होंगे, बेचने से या लगाने से, ठीक है। तो इसलिए उसने ये बात की यहाँ पे कि बिकॉज़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द न्यू एसेट के रिलेटेड नहीं है। दिस कैलकुलेशन रिक्वायर, अब इस कैलकुलेशन के दौरान हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इनिशियल आउटफ्लो ऑफ न्यू एसेट, नया एसेट जो लगाया है आपने उससे कैश की आउटफ्लो होगी, पैसा जाएगा। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर कॉस्ट और जो एक्सपेंसेस वगैरह पड़ेंगे ना, वो वो देखते हैं हम कि अगर वो बढ़ रहे हैं कॉस्ट हमारी तो वो ऐड होती जाएगी ऊपर वाली अब जो ए ऑप्शन है उसके अंदर, क्योंकि आउटफ्लो है ना वो टोटल एसेट की कॉस्ट है। और अगर जो है वो किसी भी तरह का इंक्रीज़ होगा आपके वर्किंग कैपिटल में, तो इसका मतलब है आपका खर्चा बढ़ गया है तो वो भी ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद है जी आउटफ्लो जो है ना और इनफ्लो के अंदर स्क्रैप वैल्यू की जो भी पॉसिबिलिटी हुई है, अगर तो स्क्रैप वैल्यू से पैसे आए हैं तो इनफ्लो हो जाएगा, अगर गए हैं तो आउटफ्लो हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। अब आ गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है ना मुख्तलिफ तरह के, ये हम देखते हैं, ठीक है। कि अब जो हमने ये सारी चीज़ें निकालने के बाद एस्टिमेशन कैश फ्लो हमने देखा था, उसके अंदर 3 चीज़ें थी। रिवाइज़ कर रहा हूँ 3 चीज़ें कौन सी थी। कैश सबसे पहले कैश आउटफ्लो होता है यानी इनिशियल कैश आउटफ्लो है। आपने एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर पैसे पे कर दिए, कॉस्ट पड़ गई। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो
जो है वो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो है। अब पैसे आना शुरू हो गए, आपने उसको लगा लिया, प्रोजेक्ट को पैसे दे रहा है। 10 साल के बाद आखिर में आपने उसको कैश जो है वो टर्मिनल कैश फ्लो होता है कि आपके पास उसको अब उखाड़ना होता है आपने, ठीक है। ये तो वो दो सूरतों में होता है, या तो आप पुराने को उखाड़ के नए को लगा लो, या आप सिर्फ पुराने को बेच देते हो। तो जो बेचते हो उस वक्त आपके पास जो है वो टेबल था उसका भी, और जो दरमियान जो मतलब जो ऊपर वाले को छोड़ के ना ऊपर वाले में टेबल नहीं बनता। याद रखना, इनिशियल कैश आउटफ्लो का टेबल नहीं बनता, सिर्फ इंक्रीमेंटल का बनता है। 2 टेबल उसके बनते हैं, और 2 टेबल जो है वो आखिर वाला जो था ना, एक टेबल सॉरी, वो बनता है टर्मिनल का। जो ऊपर वाला बनता है ना टेबल इंक्रीमेंटल का, वो जी तक सेम रहते हैं दोनों सूरतों में। बस आखिरी सूरत में 3 चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। आपकी सैलवेज वैल्यू, आपका टेक्स्ट, और आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सैलवेज वैल्यू बढ़ जाना कम हो जाना उसका असर देख लो, वर्किंग कैपिटल का देख लो, इनकम टैक्स का देख लो। और इसी तरह आखिर में टर्मिनल था ना, उसके अंदर देख लेना है कि एक चीज़ उखाड़ रहे हो उसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी, और अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो वो ऐड होती जाएगी, और जो कॉस्ट जो बच रही है तो वो सेविंग होती जाएगी। अब ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है ना, अब ये हमने पढ़ने हैं, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश मेथड जो होते हैं ना वो बच्चों, मैं जनरली जल्दी जल्दी बताता हूँ। डिस्काउंटेड का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना। तो प्रेजेंट वैल्यू से क्या क्या मुराद है कि जो फ्यूचर वाली कैश फ्लो है ना, आपकी वैल्यू है, उनमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट को, ठीक है। यानी डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंटेड इज़ दी प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का एक प्रोसेस है। अब वो कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होते हैं। इसका मतलब है कि वो मेथड जहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज की, और ये जो दोज वो प्रेजेंट वैल्यू है ना, उनको हम एक ख़ास डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट के रिजेक्शन या प्रोजेक्ट मतलब एक्सेप्टेंस को बताते हैं। तो इसके अंदर 4 टेक्निक्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हैं। एक है पे बैक पीरियड, जो हमें बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो कितने साल में आपको अमाउंट वापस पे कर देगा। दूसरा है इन आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो एक प्रोजेक्ट हमें परसेंटेज में अमाउंट दे रहा होता है, और ऊपर वाला सालों में बता रहा होता है पे बैक पीरियड, ठीक है। नीचे वाला जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो एग्जैक्ट हमें एब्सोल्यूट अमाउंट रुपीज़ के अंदर बता रहा होता है कि आपका जो है वो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है होगा, सही है। या आपके लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़रीदना बेहतर है या नुकसानदेह है, ये चीज़ बताएगा। उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि हमें रेशो की सूरत में जो है वो एक जवाब देगा, जिसके ऊपर हम ये देखेंगे कि हमें वो प्रोजेक्ट ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो उसके अंदर सबसे पहले देख लो पे बैक पीरियड मेथड। जो पे बैक पीरियड मेथड है ना, उसको कहते हैं कि पे बैक पीरियड से मुराद है क्या वैसे। वो कहते हैं ईयर, यानी सालों की वो तादाद इन विच जब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ना एक चीज़ के ऊपर जो आपने की हुई है वो रिकवर हो जाती है, तो द नंबर ऑफ ईयर यानी सालों की वो तादाद जो रिक्वायर होती है उसकी ओरिजिनल अमाउंट कॉस्ट जो है किसी चीज़ पे जो लगाई है उसको रिकवर करने पे जो साल होते हैं रिक्वायर, वो आप क्या कहलाते हैं, ओरिजिनल कैश की इन्वेस्टमेंट के जो रिकवरी ईयर होते हैं उनको आप पे बैक पीरियड कहते हो। यानी कि पे का मतलब पे करना, बैक का मतलब वापस, पीरियड का मतलब टाइम, यानी वो टाइम जिसके अंदर आपको उसकी कॉस्ट जो है वो वापस पे अदा हो जाती है प्रोजेक्ट की। उसकी एग्जांपल देख लो, पे बैक पीरियड कैसे मालूम करना है, सिंपल है। इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगाया ही नहीं कोई भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो पे बैक पीरियड है ना वो डिस्काउंटेड मेथड नहीं है। तो बाकी जो मेथड है ना तीनों के तीनों, वो डिस्काउंटेड मेथड है। उनके अंदर आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके पहले फार्मूला लगा के उनका मजमुआ जो होता है ना उसके साथ फिर है जो आप खिलवाड़ करते हो। सबसे पहले देख लो कि ईयर 0 से लेके 5 तक जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके अंदर देख लो कैश फ्लो हुई सबसे पहले तो 1 लाख रुपए जो रेड कलर में लिखा है ना, इसका मतलब आप लोगों ने ये उस चीज़ का पे कर दिया 1 लाख रुपया। लेकिन 1 लाख जब आप दे देते हो ना शुरू के अंदर ही, जब कोई चीज़ खरीद लेते हो, तो हम तो ये एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारे पास कैश का आउटफ्लो हो गया। हमने एक गाड़ी खरीदी है या एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन खरीदी है साबुन बनाने वाली, 10 लाख की फॉर एग्जांपल। वो 10 लाख हम ये तस्वुर करते हैं कि हमने पहले साल 20,000 दिया, फिर 40,000, फिर 30,000, फिर 5, फिर 60। लेकिन हम ज़ीरो ईयर के ऊपर ही वो सारी की सारी अमाउंट सारी हम क्या करते हैं अदा कर देते हैं। हम एक ही दफ़ा दे देते हैं, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं, ताकि हम उसकी एस्टिमेशन लगा सकें कि क्या हमें वो प्रोजेक्ट अब कितने दिनों में वो पैसे देगा वापस। तो उसके बाद देखो फिर अकोमोलेटेड कैश फ्लो जो है ना उसका एक टेबल हमने बनाना होता है, जिसके अंदर अब हम वो
अमाउंट जो उससे आएगी, कैश आएगा, उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले साल हमारे पास 20,000 रुपए आए हैं, ठीक है? दूसरे साल 40 आए हैं, तो पहले साल के 20,000 यूँ के यूँ लिख लेंगे, दूसरे साल के 40 जो है ना वो 20 में ऐड करके हम लिखेंगे। तो 20 और 40 कितना होता है 60, तो ये 60 हो जाएगा। तीसरे साल तक कितना हो जाएगा 60, तो तीसरे साल हमारे पास 40,000 आएगा, ठीक है? तो 40,000 के अंदर अब पीछे वाला 60 ऐड करेंगे तो 1,00,000 पूरा बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी एग्ज़ैक्ट उस चीज़ को ला के जो प्रोजेक्ट था उसको हमने अगर एक 10,00,000 का लिया है तो पहले साल वो 2,000 देता है, अगले साल 60 मतलब 40 देता है, फिर 40 देता है। तो 3 साल के अंदर उसकी एग्ज़ैक्ट जो कैश आउटफ्लो हुई थी ना, अमाउंट थी एग्ज़ैक्ट, वो पूरी हो रही है। तो इसका मतलब हुआ तो 3 साल जो है ना वो इसकी पे बैक पीरियड हुआ, ठीक है? तो इसलिए ये वाला तरीक़ाकार फ़ॉर्मूला क्या है पे बैक पीरियड का, कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी ना आपकी, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी थी ₹10 और जो कैश इनफ्लो हुई है ना मुझे, वो हुई है ₹10। तो ₹10 हुई है तो इसका मतलब हुआ उसने पहले साल ही अपनी सारी अमाउंट अदा कर दी है। तो ये बात है। अगर मेरे पास इनिशियल जो मैंने चीज़ ली है वो ली थी ₹10 की, लेकिन वो कैश इनफ्लो हुआ है ना मुझे, वो हुआ है टोटल जो है वो ₹2। तो उसको कितने साल लगेंगे मेरी रिकवरी के लिए? तो 2 को तक़सीम करूँगा अगर मैं 10 पे, तो 2 5 10, 5 साल में इसका मतलब है वो पूरे करेगा अपने पैसे। अगर वो हर साल ₹2 देता है मुझे, 10 की मैंने चीज़ ली थी, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो एग्ज़ैक्ट पीरियड हुआ ना वो 5 साल हुआ। उसके बाद डिसीज़न कैसे लेंगे हम? अब इसका डिसीज़न वाला मेथड है ना वो बहुत ज़रूरी है। सारी की सारी जो भी है ना आपकी ये टेक्निक्स, उनमें जो डिसीज़न करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं चीज़ें। तो ये याद रखना, डिसीज़न मैटर बहुत करता है। डिसीज़न ही तो करेंगे आप लोग उस चीज़ को लेना है, नहीं लेना। अगर उसकी वैल्यू क्या आती है तो लोगे, क्या आती है तो नहीं लोगे, ठीक है? तो ये चीज़ एस्टिमेशन पे है सारी की सारी। इसीलिए हमने शुरू में कहा है कि एस्टिमेशन कैश फ्लो होंगी हमारे पास, हम ये फ़र्ज़ करेंगे। उसके अंदर कैश आउटफ्लो भी होगी इनिशियली, फिर इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो हो रही होगी, ठीक है? उसके बाद टर्मिनल कैश फ्लो होता है। 3 जो है ना एस्टिमेशन होते हैं कैश फ्लो के। फिर हमने पे बैक पीरियड जो पढ़ा है ना उसकी हम टेक्निक्स का डिसीज़न देखते हैं कैसे लेंगे। अब वो कहता है कि अगर तो एज़ एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर के तौर पे हम जानते हैं कि कितना जो है ना वो हमें वक़्त दरकार होना चाहिए हमारे पे बैक पीरियड के लिए। तो जब आप वो चीज़ ले रहे हो तो आप एक आइडिया रख देते हो कि भई इसने ना, मैं इसके ऊपर ये मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में अपना एक स्टैंडर्ड जो है ना मार्केट को देखते हुए आप एक्चुअल पे बैक पीरियड का दिन जो है ना वो साल जो है वो आप क्या कर लेते हो, आप जो है वो एक मैं वो कर लेते हो, ठीक है? आप जो है वो एक वो है स्टैंडर्ड रख देते हो कि मुझे 3 साल के अंदर एग्ज़ैक्ट इससे ये अमाउंट चाहिए वापस रिकवरी। तो जो आपका स्टैंडर्ड होता है ना, अगर तो आपका स्टैंडर्ड रखा हुआ है जो 3 साल, 2 साल, 5 साल, अगर तो उसके अंदर वो एक्चुअल अमाउंट आपको वापस आ जाती है तो इसका मतलब वो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? और अगर वो स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर आपको वो अमाउंट वापस नहीं आती, यानी कि अगर तो आपका प्रोजेक्ट आपके रखे हुए 3 साल के अंदर ही वो 3 साल पूरे कर देता है, एग्ज़ैक्ट 3 साल में ही पूरे कर देगा तो भी आप उसको प्रोजेक्ट को खरीद लोगे। अगर 3 साल से पहले ही कर देता है, 2 साल में पहले ही साल पूरा कर दिया, तो भी खरीद लोगे, बेहतर है। लेकिन अगर वो टाइम ले गया ज़्यादा, उस 3 सालों से ज़्यादा, फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये याद रखना है। यानी कि आपने प्रोजेक्ट खरीदा, खरीद लिया आप लोगों ने, ₹10,000 का कोई भी चीज़ ले ली, आपने कहा कि ये ₹10,000 मुझे ये 2 साल में पूरे करने चाहिए। अगर तो एग्ज़ैक्ट 2 साल में अपने 10,000 पूरे कर देता है, तो फिर तो आप समझो उसको प्रोजेक्ट को खरीद लोगे। अगर वो उससे पहले ही कर देता है, तो बेहतर है आप लोगों के लिए कि पहले ही पहले पूरे कर दें, तो भी खरीद लोगे। लेकिन ज़्यादा टाइम ले गया, फिर नहीं खरीदोगे। पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड ये होता है कि पे बैक पीरियड का मेथड के अंदर वो कहता है फ्लॉज़ हैं कुछ, कुछ नुकसान है उसके। 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरुज़ी आती है इसमें से। नंबर 1, एक तो ये क्या करता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, उसको इग्नोर करता है। यानी इसके अंदर आप प्रेज़ेंट वैल्यू फ़ॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है? आप अपनी तरफ से कर सकते हो लेकिन एक्चुअली इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा नंबर पे इग्नोर कर देता है ये कैश फ्लो आफ्टर द पर पे बैक पीरियड। यानी कि वो ये कह रहा है कि दूसरा ये है कि जब आपको कैश फ्लो मिल रहा होता है ना, ठीक है? यानी उस चीज़ के 2 साल में उसने अपने पे बैक पीरियड में अपनी अमाउंट एक्चुअल लौटा दी है और उसके बाद भी तो वो कंपनी में चल रहा होगा ना, तो वो चल रहा होगा ना जब, तो जो पैसे उससे आ रहे होंगे तो उसको ये कंसिडर ही नहीं करता। उसकी उसकी ये कहता है कि उसकी औकात ही कोई नहीं मेरे लिए। तो ऐसा पे बैक पीरियड जो अपने बाद आने वाली अमाउंट जो है ना उसको इग्नोर कर दे, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता। सही है? तो पे बैक पीरियड के मेथड के अंदर देख लो कि आप लोगों को ना अब यहाँ पे
वो कह रहा है कि अब हम इसको डिस्काउंटेड मेथड के साथ ज़रा यूज़ करते हैं, यानी इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम करके कैश जो इनफ्लो थी आपकी फ्यूचर की, उनकी प्रेज़ेंट वैल्यू आज की वैल्यू मालूम करके और फिर जो है ना वो 0 से लेके 5 साल तक यहाँ पे क्या है भला साल है, ठीक है। इनिशियल जो है ना कैश फ्लो होता है आपका कि आपने 10 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट कर दिया, आपको वही सेम चीज़ें हैं कि आपको हर साल जो है वो इतने-इतने पहले साल से लेके 5वें तक अमाउंट आई, कैश जो है वो आपने आउटफ्लो किया हुआ है। अब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 10 लाख रेड उसके नीचे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आपने वैसे 0 साल के ऊपर सारे के सारा पे कर दिया, वैसे तो कर दिया उसी वक़्त ही। लेकिन आप ये तसव्वुर कर रहे हो कि पहले साल मैंने जो किया है ना पेमेंट वो मैं कह देता हूँ कि 20,000 दिया, दूसरे साल 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60। अब आगे हमने क्या करना है वो कह रहा है 10% के ऊपर ना आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कैश कैश जो आपका इनफ्लो हुआ है, पैसे आ रहे होंगे, उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम करें। अब वो 10 लाख ऊपर का ऊपर यूँ का यूँ लिख देना होता है, 0 से 0 ईयर के ऊपर, ठीक है? उसको नहीं छेड़ना। अब नीचे जो है ना, वो प्रेज़ेंट वैल्यू 10% के ऊपर आप मालूम करोगे 20,000 की, यानी कि पीवी इज़ इक्वल टू एफवी बटा 1 प्लस आर की पावर एन, एन यहाँ पे 1 होगा, ठीक है? और आर से मुराद क्या है, वो ऊपर 10% लिखा हुआ है, वो है। और एफवी क्या लगाओगे, वही जो आपने कैश आउटफ्लो की थी, ठीक है? कितनी? 20,000 रुपया वो एज़ अ फ्यूचर के अंदर समझो आपने पे की है उसको, ठीक है? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप ये दोगे, चौथे साल इतनी दोगे। तो ये सारी की सारी एफवी लिखी हुई है 20,000, 30,000, 40, 50, 60 ये एफवी है। और सामने ईयर नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 एन की पावर भी आ गई। और उसके बाद हमारे पास आर जो है ना आर यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो भी आ गया। तो इसका मतलब है पी वी मालूम करेंगे तो हम 20,000 की वो 18,182 रुपये आ गया। जो फार्मूला यहाँ 1 प्लस आर की पावर एन जो है ना वो लिखा हुआ है। अब 30,000 की जब मालूम करोगे वो 24,793 रुपये आएगी, वो भी आएगी पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ पे आर भी दिया हुआ है 10%, एन भी दिया हुआ है 2, ठीक है। और जो एफ वी है ना वो भी 30,000 दिया हुआ है। तो इस तरह ये मालूम करके जब आप इसका आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश जो इनफ्लो थी ना फ्यूचर वाली, जो पैसे आ रहे थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज मालूम करोगे ना आप लोग, तो उनका जो ये आज मालूम किया है ना आप लोगों ने, इसकी अब अकामुलेटेड आप निकालोगे तो वो देखो कैसे आएगी। अकामुलेटेड वही है, पहले उसकी हमने मालूम करी थी, जैसे पीछे जमा करते जाओ, ठीक है। पीछे ऊपर वाले साल को नीचे के साथ जमा करो और लिख दो। पहले साल 18,182 है तो वो उसी तरह लिखा जाएगा। दूसरे के अंदर आपने 18,000 और दूसरे वाले को ऐड कर देना, फिर तीसरे में पहले दूसरे और तीसरे को ऐड कर देना, फिर चौथे को ऐड कर देना और लिखते जाओगे। तो इस तरह से जो अमाउंट आएगी वो आपके पास जो है वो आपका पे बैक पीरियड जो है ना, अब यहाँ पे देखो अगर तो वो बन रहा है चौथे साल। कब? चौथे साल बन रहा है, तो ये याद रखना है। अब ये था डिस्काउंटेड मेथड के साथ, यानी कि प्रेजेंट वैल्यूज़ मालूम करके उसके साथ आ गया, ठीक है। ये फार्मूला बता दिया, ये देख लो। उसके बाद आगे जब कंपैरिजन करेंगे हम कि इसके अंदर जो फ्लॉ थे ना, दो फ्लॉज थे जो नुकसान थे। एक तो ये कि इग्नोर जो करता था हमारे पास ये जो प्रेजेंट वैल्यू यानी थी ना हमारी, उसको वैल्यू को जो क्या कर रहा था, ये इग्नोर कर रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तस्वर को। वो तो चलो हमने ऊपर अब कर लिया रिजोल्व कि हमने जो है वो चलो फार्मूला लगा लिया जी प्रेजेंट वैल्यू का, और वो वाला मसला हल हो गया। अब दूसरा मसला रह गया, वो कौन सा था कि ये जो है ना अपने एग्जैक्ट टाइम पीरियड के बाद आने वाली अमाउंटों को इग्नोर करता है। तो इस जो फ्लॉ थे ना उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे दो प्रोजेक्ट है, दोनों को हम अब कंपेयर करते हैं कि प्रोजेक्ट ए के अंदर हमारे पास जो शुरू में हमने एक चीज़ ली है उसके 10 लाख जमा कर दिए, और हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमने ये 10 लाख जो है ना जो ज़ीरो ईयर पे कर दिया, वो पहले साल 20,000, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 40,000, चौथे साल 5,000, 60,000 तक जो है ये सारे का सारा हमने कैश फ्लो किया है। फॉर एग्जांपल हम ये तसव्वुर कर रहे हैं। तो वो कहता है अकामुलेटेड जो कैश फ्लो बनेगा ना इसका देख लो कैसे बनेगा। यहाँ पे हम देखें तो तीसरे साल वो अपनी असल अमाउंट जो है ना वो पूरी कर देता है। लेकिन एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है, उसके अंदर 10 लाख पूरे हो रहे हैं जाके चौथे साल के अंदर। लेकिन वो ये कहता है कि यार ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट तीसरे साल पूरी हो गई है, वो पहले वाला प्रोजेक्ट दूसरे साल में पूरी कर देता है अपनी अमाउंट एग्जैक्ट। उसका टाइम पे बैक पीरियड तो कम है, और जो चौथा है, जो दूसरा है, वो चौथे साल के अंदर जाके अपनी जो अमाउंट है उसको रिकवर करता है, यानी उसका पे बैक पीरियड जो है वो 4 है। तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे? वैसे तो देखा जाए तो दूसरे पहले वाला जो ए है वो ठीक है, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है। जो हमने इसका डिसीजन क्राइटेरिया देखा था वो यही था कि या तो एग्जैक्ट इक्वल हो या उससे लेस देन हो जाए, तो आप जो है वो अपने वाले के जो स्टैंडर्ड आपने रखा होता है कि मैंने 2 साल में पूरा करना है,
अगर अब आपका जो कम से कम जो स्टैंडर्ड था ना आपका ये था कि मुझे 3 साल के अंदर जो है ना वो अपनी रिकवरी चाहिए पैसों की, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टैंडर्ड के ऊपर तो पहले वाला जो प्रोजेक्ट ए है ना यहाँ वो पूरा उतर रहा है। तो वो अगर यहाँ पे पूरा उतर रहा है तो आप तो प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखो, वो चौथे साल पूरा कर रहा है आपकी अमाउंट, लेकिन एक बात है, जो पहला जो प्रोजेक्ट है ना वो अपने जो चौथे और 5वें साल है ना, वो वाली वैल्यू सिर्फ़ 2 साल और चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है अभी, वो 5वें, छठे, 7वें, 8वें साल भी तो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आपको दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इन चीज़ों को वैल्यूज़ को इग्नोर कर दोगे? नहीं भई नहीं, यही तो मसला था इसके अंदर, इसलिए हम प्रोजेक्ट बी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ए को नहीं करेंगे। क्योंकि इसके अंदर ये मसला था पे बैक पीरियड के अंदर कि वो अपने एग्ज़ैक्ट पे बैक पीरियड के बाद आने वाली जो कैश इनफ्लो है ना, उनको इग्नोर कर रहा था। तो इस वजह से कुछ अच्छा खासा इसको तसव्वुर नहीं किया जाता, ठीक है? तो यही था कि देयर इज़ नो वे, अब इस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने का ना कोई ज़रिया नहीं है कि चलो ऊपर वाला जो था ना, एक जो मसला था इसके अंदर, प्रेज़ेंट वैल्यू फ्रॉम फार्म जो वैल्यू मालूम जो नहीं मतलब कि इस्तेमाल करता, तो वो तो चलो इस्तेमाल कर लिया हमने अपनी तरफ से और उसकी वैल्यू निकाल ली। लेकिन जो दूसरा मसला था ना, वो हल ना हो पाया, तो इसलिए अब इसका कोई हल दूसरा बाकी ना रहा। अब है नेट प्रेज़ेंट वैल्यू। नेट प्रेज़ेंट वैल्यू क्या होती है? ये वही चीज़ है कि आपको ना वैल्यू दी होंगी, ये दरअसल डिफ़रेंस होता है आपका, किस चीज़ का? कि वो जो प्रेज़ेंट वैल्यूज़ आप निकालोगे ना, टोटल कैश आउटफ्लो हुआ था जो आपका, उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू निकालोगे ना, आप लोग उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल के उनका मजमूआ जो आएगा, उसमें से आपने जो इनिशियल शुरू के अंदर 0 ईयर पे आपने इन्वेस्टेड अमाउंट की थी ना, यानी कैश आउटफ्लो हुआ था, इनिशियल कैश आउटफ्लो, उस कैश आउटफ्लो को माइनस कर देना है आपने प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज़ जो है ना, उसको। देख लो यहाँ पे अब जो मजमूआ आया है ना प्रेज़ेंट वैल्यूज़ का, यानी कि जो प्रेज़ेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लोज़ जो है ना, उसका सम जो है, उसमें से आप लोगों ने जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी आपकी, जो इनिशियल कैश आउटफ्लो थी जिसको कहा है, वो आपने माइनस कर देना है। तो वो आपके पास पॉज़िटिव के अंदर अगर आंसर आ गया, तो उसको आप प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लोगे। अगर वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो भी आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर लेस देन 0 आ गया, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि हमें प्रॉफ़िट हुआ है ना, 44,434 बचे हैं हमें, तो इसका मतलब हमें प्रॉफ़िट है। तो जब प्रॉफ़िट है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 10% के ऊपर जो है या 20% के ऊपर क्या है इसका मतलब, वो कहता है कि जो 10% अब आप लोगों ने रख के ऊपर उसकी जो प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम की है, वो 10% क्या है? दरअसल वो आपने एक स्टैंडर्ड रखा था कि मुझे एग्ज़ैक्ट जो है ना, वो 10% इससे मुनाफ़ा चाहिए। अगर आपको वो एग्ज़ैक्ट 10% के ऊपर एग्ज़ैक्ट वैल्यू दे देता है जितनी आपने लगाई थी और उतनी ही आपका आउटफ्लो हुआ है और जवाब 0 आ जाता है, तो भी आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड रेट था ना आपका एग्ज़ैक्ट वो उसके ऊपर पूरा उतरा है। अगर वो रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अगर कम देगा तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। वो कहता है हाउ मच वी वांट फ्रॉम प्रोजेक्ट से एज़ अर्निंग, तो हम उस प्रोजेक्ट से कितनी अर्निंग करना चाह रहे हैं, ये चीज़ हमें वो दरअसल बता रहा होता है, जो परसेंटेज में जो रिक्वायर्ड रेट लिखा होता है हमने। तो दिस ये जो परसेंटेज होती है वो आल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड, इसी को तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी कि आपका एक स्टैंडर्ड आप रख देते हो कि यही सेम चीज़ जो है ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी के अंदर या पास्ट जो पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर मैं इससे 10% प्रोजेक्ट से लेता रहा हूँ मुनाफ़ा, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी मैं गेन करता रहा हूँ, तो वो मेरा स्टैंडर्ड कम से कम मैं रख लेता हूँ 10%। तो वो जो 10% है ना, वो दरअसल आपका रिक्वायर्ड रेट है। तो ये जो अमाउंट आई है ना 44,434, ये नेट प्रेज़ेंट वैल्यू है, जो कि इट इज़ पॉज़िटिव वैल्यू, ये पॉज़िटिव वैल्यू है। डिसीज़न, अब फैसला क्या करोगे? अगर तो आपकी एनपीवी ये मरूज़ी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो पॉज़िटिव आ जाती है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर वो 0 आ गई है तो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर नेगेटिव आ गई तो फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये कह रहा है कि 0 के ऊपर क्यों एक्सेप्ट करोगे भाई? वो इसलिए करोगे क्योंकि आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो आपके रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना उसके बराबर हो जाता है। यानी आप जितना उससे एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे ना, सेम वही एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो पूरा उतर रहा है। तो इस चीज़ को जो है वो आप नाम देते हो कि आप 0 के ऊपर भी उसको मतलब जितना आपके पास पैसा गया था उतना ही पैसा आ गया है, तो भी आप प्रोजेक्ट को क्या है एक्सेप्ट कर लोगे।
तो कहते हैं दिस इज़ दी ओनली मेथड, यही वो मेथड है विच गिव्स अस रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, यानी कि 4,44,334 पैसों के अंदर एग्जैक्ट जो रिजल्ट है ना वो देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और बहुत अच्छा मेथड है। सबसे एफिशिएंट जो माना जाता है ना वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को माना जाता है, क्योंकि ये हमें परसेंटेज के अंदर अमाउंट नहीं बताता, ये एब्सोल्यूट अमाउंट देता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अमाउंट एग्जैक्ट रुपीज़ में बताता है। बहुत अच्छा होता है ये। उसके बाद आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना उस वो, और डिस्काउंट रेट क्या है जी? वो कहता है हायर डिस्काउंट रेट। ज़ाहिर है जब आप लोग ना, पता है आपको कि जो चीज़ बटे में होती है ना, फ्यूचर वैल्यू बटा 1+r है, आर बटे में है, आर की अमाउंट बढ़ाओगे तो इसका मतलब है बटे की अमाउंट बढ़ेगी तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, क्योंकि नीचे वाली अमाउंट जब बड़ी होती है और ऊपर वाली जो कम होती है, तो नीचे वाली अमाउंट जितनी बड़ी मिकदार में होगी और वो तकसीम हो रही होगी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो और ज़्यादा कम जो है वो उसकी वैल्यू देगी हमें, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। बस यही बात इसने की है यहाँ पे, कि चीज़ अगर आप रिक्वायर्ड रेट बढ़ाते जा रहे हो तो उससे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो रिक्वायर्ड रेट जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। हो गया, द हायर द डिस्काउंट रेट लेसर इज़ दी प्रेजेंट वैल्यू। इन प्रीवियस एग्जांपल के अंदर 44,434 दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की अमाउंट है मोर देन 10%, इज़ इन देयर 10% इज़ डिस्काउंट रेट। वो कहता है दैट इज़ वाई, इसी वजह से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को ज़ीरो के ऊपर भी, क्योंकि वो हमारा कम से कम जो अमाउंट होती है ना वो तो हमें दे ही रहा है, उस 0% ज़ीरो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना उसके ऊपर वो अपना एग्जैक्ट 10% पे वो हमें अर्निंग दे रहा होता है। इसका मतलब है वी आर अर्निंग एग्जैक्टली दैट रेट ऑफ रिटर्न विच वी वांट टू अर्न, जिसको हम अर्न करना चाह रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ नेट प्रेजेंट प्रॉफिट। वो कहता है सॉरी वो कहता है एग्जांपल ऑफ नेट प्रेजेंट प्रोफाइल की एग्जांपल देख लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो कहता है देखो, एक तरफ तो आप ले रहे हो नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक तरफ ले लो डिस्काउंट रेट। वो कहता है जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट डिस्काउंट रेट बढ़ता चला जाता है, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऊपर से 35 से नीचे 5 और 0 की तरफ कम होती चली जाती है, लेकिन एग्जैक्ट 20% के ऊपर आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो 20% है ना, जिसके ऊपर तमाम सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाता है सम ऑफ आउटफ्लो के, तो ये वाला जो है वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डिस्काउंट रेट देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना दूसरे टेबल में, तो वो कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ कम होती जा रही है। और यहाँ देखो कि जो जब वो इस 20% से और नीचे आ गया तो आपकी वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, यानी 25 से 30 तक 35 तक गए हो तो आपकी वैल्यू 0 से -5 से लेकर -15 तक गई है, कम हो गई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाओगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो कम होती चली जाएगी। उसके बाद इसका कैलकुलेशन बता दिया आप लोगों को कि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल हमें बताती है कि हाउ मच वी कैन इंक्रीज़ रिक्वायर्ड रेट, हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो 20 तक बढ़ाएंगे तो फ़ायदेमंद है, उसके बाद नुकसान है। रेट ऑफ रिटर्न एंड वेयर आवर प्रोजेक्ट विजिबिलिटी एंड हो जाती है, वियाबिलिटी एंड हो जाएगी, तो 20 के बाद जो है वो आपका प्रोजेक्ट नाकारा हो जाएगा। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ विजिबल होता है ओनली 20% तक। 20% से ऊपर अगर जाते हो आप लोग, यानी 21 22 25 35 तक, तो ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना, वो दरअसल आपकी जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ का सम था ना, उसमें से आपने माइनस कर दी थी इनिशियल अमाउंट को जो आपने लगाई थी। अब यहाँ पे बजाय माइनस के आपने डिवाइड कर देना है बस, यानी कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बटे में आ जाएगी नीचे, और जो सम है ना प्रेजेंट वैल्यूज़ का वो ऊपर आ जाएगी। यानी ऊपर जो हमने 1,44,000 कुछ जो मालूम की थी ना वो ऊपर आ जाएगी, और बटे के अंदर 1,00,000 जो इन्वेस्ट किया था ना 10,00,000 फॉर एग्जांपल, वो नीचे आ जाएगा। बस इस चीज़ का नाम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। वो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ अ मैयर ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को मैयर करने का नाम है, या आप कह लो कि वो इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस होती है, ठीक है। द टर्म इंडेक्स इज़ यूज्ड जनरली फॉर द रिलेशनशिप ऑफ दो वैल्यू विच आर इन अ रेशियो के अंदर जो होती हैं उनके दरमियान ताल्लुक का नाम है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले देख लो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मालूम करनी है आप लोगों ने, तो ये लिखे हुए हैं 0 से लेके 5 साल तक है। 0 1 2 3 4 5 ईयर मौजूद है। तो इसकी जो कैश फ्लो है ना वो होती है 10,000, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो है ना वो यहाँ पे
आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप ये तसव्वुर कर रहे हो कि पहले साल मैंने 20,000 रुपये अमाउंट दी, दूसरे साल 30,000, ये सारा कुछ आपने लिख लिया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली, सारा प्रोसीजर वही है यहाँ तक, ठीक है। जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू बताया यहाँ पे जहाँ पे हमने एनपीवी के अंदर माइनस की थी ना ये दोनों चीज़ें, वहाँ पे अब ये डिवाइड कर देनी है तो पीआई की वैल्यू आ जाएगी। अब पीआई की वैल्यू कब एक्सेप्ट करेंगे हम, कब माइनस करेंगे प्रोजेक्ट को? अगर तो ये 1 के बराबर है पूरा एग्जैक्ट, तो इसका मतलब है हमारी ऊपर वाली अमाउंट नीचे वाली दोनों बराबर हो गई हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की वो हालत आ जाती है जहाँ पे हमारा एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर वो हमें अमाउंट दे रहा होता है। तो एग्जैक्ट 1 या 1 से ज़ायद अगर हमारे पास पीआई की वैल्यू आती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर लेस देन 1 आ गई तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये पीआई जो है ना उसका डिसीजन क्राइटेरिया होता है, ये पता होना चाहिए। वही है यार, ये तो सारी की सारी वो माइनस किए थे, ये तकसीम कर दी। तो इसका मतलब हुआ कि जो पीआई है ना वो एग्जैक्ट 1 उस वक्त होगी जहाँ पे हमारी एनपीवी बराबर 0 की होती है। क्योंकि जब 1,44,444 जो है वो और बटे में भी 1,44,440 आ गया, या ऊपर भी 1 लाख आ गया, नीचे भी 1 लाख, तो 1 आ जाएगा। तो 1 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो एनपीवी बराबर 0 आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि एग्जैक्ट एनपीवी जब 0 होगा तो वहाँ पे पीआई की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया बता दिया कि पॉजिटिव होगा ना जब, यानी 1 हो या 1 से ज़ायद हो तो एक्सेप्ट, अगर लेस देन 1 हो तो माइनस, सॉरी रिजेक्ट। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो है ना वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है द रेट ऑफ रिटर्न फॉर विच द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, यानी ये वो रेट है जिसके ऊपर आपकी पैसे आने वाले जितने हैं वो, और जो आपने इन्वेस्ट किए थे यानी आउटफ्लो किए, वो दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो इस रेट को मालूम करने का नाम जो है वो आपका RR है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, सॉरी। कि यानी कि वो जो आपने इनफ्लो और आउटफ्लो माइनस की थी यहाँ पे एक जगह पे उनको डिवाइड किया था, यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा रिक्वायर्ड रेट जो हमने मालूम करना होता है इस मेथड के अंदर, जहाँ पे आपकी जो कैश आउटफ्लो थी ना, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो, और आपके आने वाली जो प्रेजेंट वैल्यूज़ जो है ना उनका मजमुआ, वो बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या कहते हैं यूज़ करती है एस्टिमेशन के लिए। वो कहता है इक्वल टू दी आउटफ्लो, वो कहता है अब देखो वो दूसरे पॉइंट पे कि IRR इज़ अ मैट्रिक, मैट्रिक, ये एक मैट्रिक है, ठीक है, यूज्ड किया जाता है टू एस्टिमेट करने के लिए द प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी परसेंटेज के अंदर वो हमें पोटेंशियल जो इन्वेस्टमेंट की है उसका प्रॉफिट बताता है। IRR इज़ है ये एक रिलेटिव मेथड है, ठीक है, दो चीज़ों का आपस में रिलेटिव मेथड है, रिलेट किया जाता है दो मालूम रेटों को, उनके दरमियान में एक रेट जो होता है ना वो निकाला जाता है, और उसको एक मेथड के ज़रिए निकालेंगे हम, वो मेथड भी आगे पढ़ेंगे। ऑफ मेकिंग आ डिसीजन, एक डिसीजन करने के लिए अबाउट अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इज़ नॉट सेम, ये सेम नहीं होता फॉर दो इन्वेस्टर के लिए, सेम नहीं हो सकता, वो कहता मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब वो कहता है वी हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड टू रीच दी RR वेयर इनफ्लो और आउटफ्लो बिकम इक्वल, जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि अब ये जो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों को के दरमियान, यानी IRR वो है जो प्रोजेक्ट ने हमें देना है, और RR वो है जो हमने प्रोजेक्ट से तवक्का करना है, ठीक है। तो हमें एक प्रोजेक्ट का दे दिया जाएगा कि इसके ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो, अच्छा, इसके अंदर ना हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड जो रिटर्न मेथड है ना उसके अंदर आप लोगों को ये ईयर्स दिए होते हैं, कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बताई होती है कि आपकी जो है वो 10% पे इतनी है, 20 पे इतनी है, 25 पे इतनी है। ये याद रखना कि जिस तरह रिटर्न रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जाएगा ना वैल्यू कम होती जाएगी। अब हमारी जो वैल्यू थी ना वो थी ये 10 लाख रुपया, ठीक है, ये 1 लाख रुपया लगा लो, ये हाँ 1 लाख लिखा हुआ है। तो ये 1 लाख रुपया था ना, इस 1 लाख रुपये जो है ना को से एक ऐसी, मतलब कि हमने रिक्वायर्ड रेट लेना है प्रेजेंट वैल्यू जहाँ पे हमारी इससे एक जो है वो रेट के ऊपर ज़्यादा आ रही हो और एक कम आ रही हो। तो 20%, पहले हमने 10% पे देखा कि 10% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है टोटल, तो वहाँ पे देखा तो वो आ रही थी 1,44,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाया, जब बढ़ाया तो इसकी वैल्यू हम कम करना चाह रहे थे, तो वो इसके करीब तरीन आ गई जो कि 1,08,000 थी।
मज़ीद बढ़ाया हमने ताकि इससे एक वैल्यू हमने बराबर लेनी होती है, सॉरी इससे ज़्यादा लेनी होती है, एक इसके कम लेनी होती है। तो 25% के ऊपर इससे कम आ रही थी, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने इस 10,000 के ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट मालूम करना है ना अपना, जो हम निकालना है, वो हमने निकालना है वो ऐसा होगा जो 20 और 25 के दरमियान मौजूद होगा। तो यानी कि वो 1,08,000 और 95 के दरमियान मौजूद होगा, क्योंकि वो अमाउंट भी इसी के दरमियान मौजूद है ना, 1,00,000 रुपया। तो यहाँ पे अब हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, वो हम यूज़ करेंगे। वो कहता है अगर हम इतने रुपए रख रहे हैं, 1,44,434 प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो की, और हमारा टारगेट 1,00,000 है, तो प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो जो है ना वो विल भी इंक्रीज़ कर देंगे हम डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा के। तो इससे हमारी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी और हम 1,00,000 तक पहुँच पाएंगे। तो इंटरपोलेशन जो है ना वो एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो आप इसके दरमियान वाला ये जो है ना रेट 20 और 25 के दरमियान जो आ रहा है वो आप मालूम करोगे अब। तो उसको मालूम करने के लिए इसको 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 इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं मेथड। इंटरपोलेशन से मुराद है कि दो मालूम रेट के दरमियान मौजूद अननाउन रेट को मालूम करने का तरीका है। अगर तो आपकी आउटफ्लो जो है वो कम है इनफ्लो से, तो आप रिक्वायर्ड रेट को बढ़ा दोगे जिससे वो अमाउंट कम हो जाएगी। अगर इनफ्लो जो है वो कम है आउटफ्लो से, तो आप जो है वो डिक्रीज़ कर दोगे। यहाँ पे वो मतलब कि बात उसने सही की है कि अमाउंट अगर ज़्यादा है ना इनफ्लो की, इनफ्लो अमाउंट ज़्यादा है, ऊपर कहा है उसने, नीचे कहा है इनफ्लो अमाउंट, ऊपर आउटफ्लो कहा था, नीचे इनफ्लो का है। इनफ्लो अगर ज़्यादा है आपकी, तो उसको कम करने के लिए आप जो है वो बढ़ाने के लिए अपना जो डिक्रीज़ है वो कर दोगे, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट पता होना चाहिए। मतलब ये देखो ना यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% था ना, तो उसकी अमाउंट आई 1,08,000। अगर 25% कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो 95 आ गई। तो अगर पहले हम 25 यहाँ पे लगा लेते और वो कम आ रहा होता, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें फिर वो कम करना पड़ता। ये दोनों चीज़ों का पता चाहिए। बहर क्या है, आप लोगों ने करीब तरीन एक अमाउंट जो है वो 1,00,000 से ज़्यादा के लिए जिस रेट पे आ रही होगी वो वाला रेट ले लेना है, एक उससे कम जिस पे आ रही होगी वो वाला ले लेना है। उनके दरमियान में जो है ना वो इंटरपोलेशन का मेथड यूज़ करके आप लोग जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो आपका रिक्वायर्ड रेट है ना आर वो मालूम कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो वो कहता है व्हाट आर, मतलब इसका आर मालूम करेंगे। अब हम आर मालूम कर लेंगे जो सिस्टम ने हमें देना है, तो फिर हमारा जो होगा उस स्टैंडर्ड के ऊपर जाके हम एक डिसीजन करेंगे कि अगर आर जो है, यानी जो सिस्टम ने, यानी जो उस प्रोजेक्ट ने हमें देना है, वो अगर हमारे वाले के बिल्कुल बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो कम हो गया तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो इंट्रोड्यूस, इसका नाम जो है ना, दूसरे जो नाम है ना इंटरपोलेशन का, वो उसका मतलब है इंट्रोड्यूस, इंसर्ट, इंटरजेक्ट, ऐड, इंटरपोज, इंजेक्ट, इंटर, इंक्लूड, ये वाले भी इसके नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंटरकुलेट भी होता है, कंटिन्यूस ऑफ प्रीवियस एग्जांपल जो है ना उसी का है ये सारा कुछ, ठीक है। कि अब हमने इसका जो मार फार्मूला है ना वो आप लोगों ने, एक मेरी जो है दूसरी है ना वीडियो, इसी के ऊपर है वो भी, ठीक है। मॉड्यूल नंबर जो है वो लिखा होगा उसके ऊपर 10वां या 9वां, हाँ सॉरी 9वां लिखा होगा। तो वो आप लोगों ने जो स्लाइड है मैं समझा रहा हूँ ना, उधर जाके ये वाली एग्जांपल कैलकुलेशन देखनी है। उसके अंदर मैंने फार्मूले समझा दिए हैं, एग्जैक्ट जो फार्मूला है वो समझाया भी है, वो बताया भी है, वो याद कर लो, ज़बानी पता होने चाहिए। तो ये वही होता है कि सबसे पहले तो जो लो रेट होता है ना वो लिखा जाता है, प्लस आप करते हो हाई रेट माइनस लो रेट, और बटी के अंदर आता है हाई अमाउंट माइनस लो अमाउंट। और ऊपर वाली जो अमाउंट होती है ना हाई रेट माइनस लो रेट, उसके अंदर ज़रब दे देते हो एक और चीज़ को आप, किसके अंदर ब्रैकेट में लिखते हो आप, हाई अमाउंट माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट, बस ये लिखते हो। और इसका जो भी आता है ना परसेंटेज वगैरह निकाल के, वो आता है अब 23.4, आर आ गया। तो वो कहता है 23.4, जिस तरह हमारा 1,00,000 जो था ना वो 1,08,000 और 95,000 के दरमियान मौजूद था ना, इसी तरह जो हमारे 25 और 20 के दरमियान 23.4, वो एक ऐसा, यानी कि वो कहता है एग्जैक्ट जो वैल्यू थी ना आर ऑफ द प्रोजेक्ट, ये है हमारी 23.4 इज़ इट ट्रूली। वो कहता है नो, आर में भी, अब ये हो भी सकती है, वो कहता है नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो कहता है वाई इट में नॉट, ये क्यों आप कह रहे हो कि ये वाली जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू आर की प्रोजेक्ट की, ये है या नहीं है। वो कह रहा था, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो कहते हैं क्यों ऐसा है कि वो नहीं भी हो सकती, इट मे बी नॉट बी द ट्रू, ये सही बात नहीं है। बिकॉज क्योंकि वेन जब वी हैव कैलकुलेटेड द फ्रैक्शन, अब वो देखो वो कह रहा है कि जब हम फ्रैक्शन मालूम करते हैं ना, वी हैव राउंडेड इट ऑफ टू द नियर एट डेसिमल प्लेस। अब ये बात है कि वो कहते हैं जब भी आपका जवाब
पॉइंटों में आएगा ना, ये परसेंटेज में आएगा, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जवाब कोई ज़्यादा जो है ना मुस्तहकम नहीं आपको माना जाता। लेकिन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, उसको आप जो है वो, अब जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना, उसका भी पॉइंटों के अंदर जवाब आता है, ठीक है। अगर हम उसको राउंड ऑफ करने लग जाएं, या इसी तरह हमारा जो IRR है ना, उसका भी पॉइंटों में जवाब आ रहा होता है, तो वो सॉरी परसेंटेज में आ रहा होता है, तो हमें इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये परसेंटेज कितनी बड़ी अमाउंट की है। इसी तरह 100 रुपये का भी परसेंटेज तो 23.5 हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। इसी तरह जो वो है ना हमारे प्रॉफिटेबिलिटी टैक्स, वो दो अमाउंटें जो छोटी है उनका भी जवाब 1.3 आ सकता है, बड़ी का भी आ सकता है। तो ये कोई एग्जैक्ट हमें जो है ना वो नहीं बता रहा होता। तो इस तरह जो हमारा एब्सोल्यूट रिज़ल्ट होता है ना, वो NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो ये मे और मे नॉट वाली तस्वीर यूँ है। वो कहता है राउंड टू जी 0.034 भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। वैन अवर वी आर इंटरपोलेटिंग, जब हम इंटरपोलेटिंग करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू रेट ऑफ रिटर्न विल आल्सो मेक अ रिजल्ट लेस द एक्यूरेट। यानी कि हम जितनी बड़ी अमाउंट की परसेंटेज निकाल रहे होंगे ना, मतलब दो बड़ी बड़ी अमाउंटों के दरमियान इंटरपोलेट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होगा। दो कम से कम छोटी से छोटी अमाउंटों के दरमियान इंटरपोलेट करोगे, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा एक्यूरेट होगा। तो वो कहते हैं 5% इज़ मोर एक्यूरेट होगा 10% की बजाय। तो इस तरह से ये वाला बात है ना वो यूँ है। तो IRR इज़ कंपोज्ड विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ ही कंपोज किया जाता है, कि अगर IRR बराबर हो जाए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। जिसका मतलब है कि जो मशीन आपको दे रही है ना रिक्वायर्ड रेट, ठीक है, जो मशीनरी प्रोजेक्ट, वो अगर आपका जो आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसके बराबर है, तो आप जो है वो एक्सेप्ट कर लोगे प्रोजेक्ट। अगर वो ज़्यादा है मशीन वाला आप वाले से, तो भी एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप वाला कम है ना मशीन वाले से, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब आगे कैपिटल रेशनिंग क्या होती है। देखो जी, कैपिटल रेशनिंग जो है ना, उससे मुराद है कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। यानी कि आपके पास है ना थोड़े महदूद हैं ज़राए, ठीक है, ठीक है, उनको ना आपने अच्छे तरीके से किस तरह से तकसीम करना है। कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करते हुए अच्छे से तकसीम करना है महदूद चीज़ों को। तो उसके अंदर आप कैपिटल रेशनिंग अगर आप तसव्वुर लो कि कैपिटल रेशनिंग से क्या मुराद हुआ फिर, तो कैपिटल रेशनिंग से मुराद है आपके पास कैपिटल मौजूद है, सरमाया मौजूद है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक से ज़ायद जो है ना वो प्रॉफिट देने वाले प्रोजेक्ट मौजूद हैं। तो आप कौन से प्रोजेक्ट जो है ना वो चूज़ करोगे, इन सारी ऊपर वाली जो टेक्निक पढ़ी हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हासिल कर सको। टू डू कैपिटल रेशनिंग विच आर कॉल प्रॉफिटेबल कहलाती हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट दिए हुए हैं मुख्तलिफ तरह के। इनिशियल कैश आउटफ्लो भी बताई हुई है, जो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आउटफ्लो कह रहा है ना वो। उसके बाद IRR बता रहे इतने परसेंट है इसकी, इतने परसेंट इतने परसेंट। NPV बता रहा है ये, PIB बता रहा है ये। तो वी विल सेलेक्ट F प्रोजेक्ट, हम F प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे विद हाईएस्ट IRR, जिसकी सबसे ज़्यादा IRR है। और सेलेक्ट D प्रोजेक्ट करेंगे हम, जिसकी जो है वो 28% है, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि अदर वी विल सेलेक्ट डी प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर जो हम सॉरी देन वी विल सेलेक्ट डी प्रोजेक्ट, फिर हम डी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो अगर अवेलेबल फ़ंड जो है ना, जो फॉर एग्जांपल आप 65,000 रुपया जो है ना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो आपका प्रोजेक्ट F अगर सेलेक्ट करते हो तो उसमें 10,000 रुपया, C सेलेक्ट करते हो तो 30,000 रुपया, डी सेलेक्ट करते हो तो 25,000 रुपया, तो टोटल 65,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह FC और डी तीन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी IRR सबसे ज़्यादा थी, उस जगह पे आएंगे तो आपकी NPV जो है ना वो आपकी बन जाएगी कितनी भला, वो आपकी बन जाएगी 11, 42 और 10, 54,000 रुपया। और जो टोटल आउटफ्लो होगा ना आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट है, वो आपकी आ जाएगी 10, 30 और 25, यानी कि 65,000 रुपया। तो अब दूसरा देखो, दूसरे स्टेप में क्या कह रहे हैं कि अगर आप C और B को सेलेक्ट करते, तो वहाँ पे देखो, अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो ना, C के अंदर 42 थी, दूसरे के अंदर 15 थी, तो 42 और 15 कितने होते हैं, 57,000 रुपया। वहाँ पे अगर IRR देखो तो उसके अंदर 28 और 19 था, लेकिन आउटफ्लो टोटल देखो तो वो आपकी हुई है 35 और 30, 65 यहाँ पे भी पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो 57 है, ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू 54,000 थी, लेकिन अमाउंट तो फिर भी आपकी पूरी होगी दोनों की दोनों। आउटफ्लो 65,000, 65,000। तो अब आपने कौन सा प्रोजेक्ट को लेना है। अब ज़रा वो कह रहा है कि नीचे अगर आए ना,
तो प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे सी है, जी है, एफ और ई है। अगर आप ये 3 ले लेते हो और इसके अंदर अब की बार आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी लेते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखो हाईएस्ट किसकी है, 2.4 सी की, फिर जी देखो 2.3, फिर 2.1 और 1.6। अब अगर आप लोग ये ज़हन नशीन करो कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी ना, दरअसल वो हमारा जो था डिफरेंस था टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ का मजमूए का बटा, सॉरी माइनस आउटफ्लो का। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना हमारे पास, वो दरअसल हमारी जो थी वो रेशो थी किसकी भला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की। तो इसका मतलब है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू और ईपीआई है ना आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है ना। एक डिफरेंस का नाम है, दूसरा रेशो का नाम है। तो बड़ी अमाउंट का डिफरेंस जो है ना वो आप निकाल रहे हो अगर एक तरफ, तो दूसरी तरफ उन अमाउंट का जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालोगे, तो बड़ी नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बड़ा आएगा, ठीक है। अगर छोटी है तो उसका कम आएगा। तो इस तरह से जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना, अगर उसकी बिना के ऊपर आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो सबसे ज़्यादा आ रही होगी। और आप भी यही चाह रहे होते हो कि जिसकी वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा होती है, एब्सोल्यूट अमाउंट होती है वो, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को मैं जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और वहाँ पे आउटफ्लो भी पूरी होगी आपकी, जो है 65,000 आपने इन्वेस्ट करना था। तो ये डिसीजन आपने ज़हन नशीन करना है। तो अब डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे हम, कैसे किया हमने, इसके अंदर वो कहते हैं कि मैक्सिमम एनपीवी वगैरह ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी उन प्रोजेक्ट का मजमूआ विद के साथ हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसके अंदर होती है टोटल, बिकॉज क्योंकि ये टेल्स बताती है वैल्यू एडिशन इन एब्सोल्यूट टर्म के अंदर हमें वैल्यू बता रही होती है, अमाउंटों के अंदर बताती है, ना कि परसेंटेज और ना कि रेशो। तो दैट्स वाई, इसी वजह से ये जो बेसिक है ना कैपिटल रेशो की, ये हम मैक्सिमम जिधर एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी उन प्रोजेक्ट को उठा लेंगे, ठीक है, चूज़ करेंगे। वाई दी कम्बिनेशन सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिव पीआई गिव्स मैक्सिमम एनपीवी। अब वो कह रहे हैं आप लोगों ने ना अब की बार जब पीआई की बेस के ऊपर जब आपने कम्बिनेशन की थी प्रोजेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू वाले, तो वहाँ पे आके उसने क्यों मैक्सिमम एनपीवी दी। तो वही मैंने बात की है कि डिफरेंस जो है दरअसल एक तरफ एनपीवी का नाम है और रेशो जो है वो आपकी पीआई का नाम है। तो जहाँ पे वैल्यू एनपीवी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे पीआई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शन हुई ना। तो पीआई शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो के, जबकि पीआई हैविंग हायर वैल्यू का मतलब है कि विद लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आपने ज़्यादा जो अमाउंट है ना वो मैक्सिमम एनपीवी हासिल किया है, ठीक है। तो ग्रुप विद मैक्सिमम एनपीवी होता है ना वो शो कर रहा होता है ऑलवेज भी सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो ज़्यादा मतलब कि एनपीवी वैल्यू जो है ना वो हमें सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें एनपीवी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब वो देखो टॉपिक नंबर 183 में कह रहा है कि मल्टीपल आईआरआर। अभी आईआरआर का जो मेथड था ना हमारे पास, वो कहते हैं जो मल्टीपल आईआरआर का भी तस्वर पाया जाता है जो कि एक इसका ड्रॉबैक है। वो कहते हैं सम अनयूजुअल कैश फ्लोज, कुछ अनयूजुअल कैश फ्लोज के अंदर वो कहता है कि वी में एंड अप विद मल्टीपल आईआरआर, एक ही प्रोजेक्ट के एक से ज़्यादा आईआरआर हो सकते हैं। ये बहुत जाना ना मतलब कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मतलब कि कंसिडर किया जाती है ये वाली टेक्निक जो आईआरआर, क्योंकि कहते हैं एक से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट होते हैं ना बाज़ का तो उनका भी सेम आईआरआर आ सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नेगेटिव के लिए है पॉजिटिव के लिए आईआरआर है, क्या मसला है। मल्टीपल आईआरआर इज़ अ रेयर केस होता है, इट इज़ थियोरेटिकल कंसेप्ट है एंड एकेडमिक जो है वो कंसेप्ट है, इसलिए इसको थ्योरेटिकली और एकेडमिकली हमें पढ़ना पड़ता है, वरना आईआरआर जो कुछ खास जो है उसको तस्वर नहीं किया जाता। कैलकुलेशन देख लो कि यहाँ पे दो प्रोजेक्ट हैं, एक 1 और एक 2, ठीक है। 0 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर के लिए आपने ना यहाँ पे कैश आउट फ्लो हुई है आपकी, ठीक है। और एक तरफ परसेंटेज दी हुई है 25 एक पर 40, तो 25 के ऊपर भी वो सेम अमाउंट दे रहा है, 400 के ऊपर भी सेम अमाउंट दे रहा है। तो यहाँ पे आके बोथ आर करेक्ट हैं, जवाब ठीक है दोनों का, और वहाँ पे जो मजमूआ है वो भी 0-0 आ रहा है। तो अब क्या करें भाई हम, ये देखो इस तरह का केस सामने आ सकता है। उसके बाद आ गया रिस्क एंड कैपिटल। देखो जब आप कहीं भी कोई चीज़ को इन्वेस्ट करते हो ना वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाह रहे हो, तो जहाँ पे आप गेन करना चाहते हो वहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा रिटर्न चाहोगे, ज़्यादा आपको रिस्क का सामना करना पड़ता है। रिस्क से मुराद अनसर्टेनिटी है, यानी कि चेंज ऑफ वेरिएशन, यानी आपकी जो तब्दीली है ना उसके अंदर कितना तब्दीली आ सकती है। रिस्क नॉट पॉजिटिव, ठीक है, रिस्क इज़ नॉट पॉजिटिव या नेगेटिव थिंग नहीं होती है। पॉसिबल डेविएशन का नाम है आपकी एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत से, पहले भी पढ़ा चुका हूँ यूनिट नंबर 7 में, पूरे का पूरा रिस्क एंड रिटर्न हमने देखा है
कि दरअसल जो रिस्क से मुराद है आपने जो एक्सपेक्ट किया हो ना रिटर्न, उससे कितना आपका जो जवाब एग्जैक्ट आएगा वो आगे पीछे हो सकता है। इस चीज़ का नाम रिस्क है। रिस्क दरअसल अनसर्टेनिटी का नाम है और इससे मुराद वेरिएशन में तब्दीली के चांसेस हैं, ठीक है। और रिस्क जो है ना वो पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, सही है ना। इसको हम वो कहता है रिस्क इज़ नॉट नेगेटिव थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं है रिस्क का होना, ठीक है। ये दरअसल बेचारा बताता है कि आप कितना आगे हो कितना पीछे हो अपनी एग्जैक्ट अमाउंट से, ठीक है बस। तो इकनॉमी होती है ना मुख्तलिफ तरह की, उसकी ये वैल्यू दी हुई है, मुख्तलिफ तरह की मतलब चीज़ें हो सकती हैं कि एक हाई बूम इकनॉमी है, ठीक है, उसका कैश फ्लो वगैरह देख लो। इसी तरह नॉर्मल होती है, हाई है, नॉर्मल है, तो उसमें कैश फ्लो भी दिया हुआ है। अगर आप रिस्क मालूम करना चाहें तो यूनिट नंबर जो 7 है ना, वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उसको मालूम करने का नाम दरअसल रिस्क कहलाता है। तो मेरी वीडियो जो मॉड्यूल नंबर 7 पे बनी हुई है ना, दोनों तीनों सारी की सारी देखोगे तो ये सारा कुछ समझ आ जाएगा कि हमने अब मुख्तलिफ तरह के ना हमें कैश फ्लो है, ठीक है, वहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है। अब उनके ऊपर ना हम उसकी प्रोबेबिलिटी है ना वो भी दी हुई है, कैश फ्लो भी दिया हुआ है। तो हमने मालूम क्या करना है, दरअसल सी एफ ज़रब पी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी और कैश फ्लो को ज़रब दे देंगे तो हमारे पास एवरेज आती जाएगी। तो ये टोटल एवरेज जो है ना वो आ गई है हमारे पास 6800 रुपया। अब इस एवरेज को ना हमने वेरिएशन निकालनी है, तो वो होता है सी एफ माइनस एवरेज का होल स्क्वायर ज़रब पी। पहले भी बताया, मॉड्यूल नंबर 7 देखोगे मेरे वेरिएशन के बारे में, वहाँ पे ये पूरे की पूरी एक्सप्लेन की हुई है। तो वो यहाँ पे आएंगे 37 जो है, ये आ गया वेरिएशन के अमाउंट 37,660,000। अब इसका जब जज़र लोगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन दरअसल हमें रिस्क बताता है, 19,939 आ गया। अब वो कहता है एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6800 की जो एक्सपेक्टेशन इज़ लाइकली टू बी गो अप बाय। अब वो कहता है एग्जैक्ट जो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न था ना आपका एवरेज, वो आया था 6800 रुपये। वो कहता है आप 6800 रुपये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना जो है वो मेरा रिस्क हो सकता है, लेकिन आपका जो रिस्क आया है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना आपका, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो आप कर रहे थे कि मुझे इतना मिलेगा 6800 रुपया, लेकिन जो उसके अंदर रिस्क पाया जाता है ना वो आपने निकाला तो वो आया 1939। वो कहता है ये 1939 जितनी अमाउंट आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मे भी ज़्यादा आ जाए या वो मे भी कम हो जाए, तो इतनी अमाउंट जो है ना ऊपर नीचे हो सकती है, ये बात है। उसके बाद है सेंसिटिविटी एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है जी? सेंसिटिविटी से मुराद है रेफर टू वेल वेनरेबिलिटी, यानी कि तब्दीलियत, किसी चीज़ के ऊपर असरअंदाज होने की सलाहियत को रेफ़र करता है। सेंसिटिविटी चेंज इन रिज़ल्ट, यानी कितनी तब्दीली आ सकती है। मतलब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट से इतना गेन करना है तो उसके गेन होने में ना मुख्तलिफ तरह के जो लंबे अरसे के लिए चलता है ना, तो बाहर वाले फैक्टर आ जाते हैं, सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, अल्लाह ना करे, इस तरह से मुख्तलिफ तरह की जो सूरत हाल है ना वो पैदा हो जाएँ अगर, तो वो कहते हैं उनके होने से आपका जो रिज़ल्ट है वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, कितनी अमाउंट ऊपर कितनी नीचे जा सकती है। तो इस चीज़ का नाम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। और ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है ना बच्चों, ये आप आज के दिन में बैठ के जो है वो अपने आने वाले 10-15 सालों की एक निकाल लेते हो कि अगर मेरा 10% बढ़ जाता है प्रॉफिट तो वो कहाँ तक हो सकती है अमाउंट, अगर 10% कम होता है तो वो कहाँ तक जा सकती है, 5% ज़्यादा होता है तो वो किधर जाएगी, ये होता है तो ये किधर जाएगी। इसी तरह वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 5% जो है वो जो इनिशियल कैश आउटफ्लो बढ़ेगी या कम होगी, या नेट प्रेजेंट वैल्यू इनकम ज़्यादा कम हो रही है, या सैलवेज वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, तो वो कहते हैं इनमें कोई भी वेरिएशन आ सकती है। यानी कि हो सकता है एक साल जो है वो आपकी इनिशियल वैल्यू जो है वो कैश आउटफ्लो वो बढ़ जाए, ठीक है, 10% कम हो जाए, या वो बढ़ जाए वो कम हो जाए, तो कोई भी इनके अंदर ये असरअंदाज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कैश इनफ्लो जो है वो -10 जो है वो कम हुई है तो इसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस कम 10 हो जाएगी, सेम जो है वो प्रोपोर्शनल तब्दीली नहीं होगी, समझ आ रही है। मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ हो सकती हैं। हो सकता है जो नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो है ना वो तो 5%, ये देखो 5% कम हो गया है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू उसी साल जो है वो फॉर एग्जांपल 10% ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह मुख्तलिफ तब्दीली हो सकती हैं, सेम नहीं रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये हमारी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर जो कि वाइंड अप हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी बच्चों, उसके लिए माज़रत खाऊँ। मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, मुझे फीवर था, मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की और ये वीडियो अपलोड की इंशाल्लाह। कल से थोड़ा एक्टिव होकर ना मैं भेजूँगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे का पूरा। पहले भी बताया बच्चों, हर टॉपिक को आप लोगों ने
और से देखना है, कैलकुलेशन है इसके अंदर, फार्मूले हैं, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, थैंक यू।